الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة فمهلهم قليلا صدق الله العظيम। जज़ाकल्लाह। हाँ, लाइव करा दें। ऑफिसर से अपना तारुफ करा दें। सर अब्दुल समद एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट। सर अस्सलाम वालेकुम। शहजाद अजीज़ खान डीजी ऑडिट पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। मुशाहिद बलोच डिप्टी डायरेक्टर डीजी ऑडिट पंजाब। सर सैयद काशिफ हुसैन डायरेक्टर ऑडिट पंजाब। सर मोहम्मद आसिफ डिप्टी सेक्रेटरी बजट एंड फाइनेंस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर राना तजम्मल साहब स्पेशल सेक्रेटरी भी यहीं पे आगे सर 1 मिनट का पहुँच रहे हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर राना तजम्मल अब्बास सर स्पेशल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। राणा साहब, ये वर्किंग पेपर हमें कल रिसीव हुए हैं, व्हाई वाज दिस डिले? सर बेसिकली तो ये ऑडिट को हमने लेट वहाँ से रिसीव हुआ था, तो उसकी वजह से यहाँ डिले हुआ है। हमारे पार्ट पर सर नहीं था ये डिले, लेकिन क्योंकि टीम की तौर पे हम कर रहे थे तो उसमें ये इसकी वी रिग्रेट ये डिले से रिसीव हुआ है। पर डिपार्टमेंट का जो सर रिस्पॉन्स था दैट वाज वेरी कैजुअल ऑन। मैं सेक्रेटेरिएट जो है हमारा है उनको फ़ोन कॉल्स करता रहा है, बारहा दफ़ा उन्होंने फ़ोन कॉल्स किए हैं। जो वो फ़ोन पे था उसको रिमांड करें कि नेक्स्ट टाइम अगर वर्किंग पेपर हफ्ता पहले हमें रिसीव ना हुआ, वी विल नॉट टेक द ऑडिट पैराज फ्रॉम यू। 1 हफ़्ता पहले एटलीस्ट हमें मिल जाए ताकि हम उसके गो थ्रू कर सकें। अब कल हमें ये मिले हैं, ये तो ऑडिट की मेहरबानी है कि उन्होंने अपनी कोई फॉर्मेशन चेंज की है, उन्होंने एक अच्छा आइडिया हमारे से लिया है और उन्होंने एक समरी बना देते हैं वो पहले, उसके तहत उसके अंदर से हमने देखा है कि ये पैरास को स्टडी किया है। वरना डिपार्टमेंट की तरफ से देयर वाज नो हेल्प और वर्किंग पेपर लेट हुआ है। नेक्स्ट टाइम ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सर नहीं होगा सर आइंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सर आपकी इजाज़त से मैं हायर एजुकेशन वालों से यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहता हूँ। मैं स्पेशल सेक्रेटरी साहब को भी 2-3 दफ़ा मिला हूँ, सेक्रेटरी साहब से भी मेरी मुलाकात हुई। एक तो सर वो PC1 रिवाइज़ होना है, जो मेन यूनिवर्सिटी का रास्ता है वो अभी एक्वायर नहीं हुआ, तो वो भी बड़ी डिले हो रही है। दूसरा काम तो खैर ठेकेदार ने बंद किया हुआ है, वो तो खैर बिल्डिंग डिपार्टमेंट वाले करते हैं, इनके मुतलका डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन बाहर डिपार्टमेंट तो इनका है। तो सर ये मेरी गुजारिश है कि ये एक तो वो PC1 रिवाइज़ जल्दी करवाया जाए, दूसरा काम बंद पड़ा हुआ है वो भी इनको डायरेक्शन दी जाए कि भाई यूनिवर्सिटी का काम जो दोबारा शुरू, फंड भी मौजूद है तो ठेकेदार काम नहीं कर रहा। सर ये बेसिकली कमिश्नर साहब से भी हम राब्ते में हैं, ये सर हम इसके ऊपर टेकअप किया हुआ है, इसको उसका एक्विजिशन का प्रोसेस को हमने उनसे कहा है कि फ़ौरन इसको गियर अप करें। सर हम इसको इंश्योर करेंगे विद इन अ वीक सर इसको हम। जी मैंने भी बात की कमिश्नर से, सेक्रेटरी साहब ने भी बात की सर वो रिवीजन ऑफ पीस सर वो सर हम सर ख़ुद बहुत ज़्यादा कीन है उसके लिए, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी जो है उसके ऊपर काफ़ी सारी अमाउंट्स पहले स्पेंड हो चुकी है और हम चाहते हैं उसको जल्द अज जल्द वो कंप्लीट हो जाए। तो जिस एंड पे भी डिलेज है ना सर, काइंडली आप उस डिले को ख़त्म करें सर और गुजरांवाला की जो यूनिवर्सिटी है उसको एक्सपेडाइट कराएं और उस पर काम करें। सर श्योर। जी आप अनाउंस करें। सर PSC की लास्ट मीटिंग 15 to 17 जुलाई 25 हुई थी। आज के एजेंडे पे उन डायरेक्शंस की कंप्लाइंस है
उसमें सबसे पहले सादिक यूनिवर्सिटी बहावलपुर को टेकअप किया। हाँ, इसी में है कंप्लायंस, इसी में है। पेज 67 ऑफ गवर्नमेंट सादिक कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। इनके पैरा सेटल है सर 2-3 इसको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। This is Professor Dr. Shazi Anjum, Vice Chancellor, the Government Sadiq College, Women University, Bahawalpur. लास्ट टाइम जो पैरास थे वो तकरीबन सेटल्ड थे, बस 4 पैरास थे जिनमें से एक लैंड केस है। नंबर 1 जो है हमारा वो पोजेशन लेने का है ना, तो पोजेशन क्योंकि ये लैंड केसेस थोड़े से प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, हम इसे थॉरोली देख रहे हैं, बहुत एग्जॉस्टिव हम इसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो कभी जो ओपोनेंट होते हैं वो हमें सिविल कोर्ट में ले जाते हैं, तो कभी हाई कोर्ट में, और अभी हमने मोस्ट रिसेंटली जो अच्छी प्रोग्रेस मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो हाई कोर्ट में स्टे था पिछले 4 साल से, तो वो हमने विकेट करवा लिया। तो अभी 14 को है हेयरिंग सिविल कोर्ट में, वहाँ से डिसाइड हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हमें लैंड इसी साल मिलेगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर है। 125 एकड़ है ये लैंड। इलीगल ऑक्यूपेंट 125 एकड़। ऑडिट, ये तो अच्छी प्रोग्रेस है ऑडिट जी। और फिर मैडम लेट्स हैव पहले ऑडिट से ले लें हम थोड़ा सा। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है जो मैडम ने बताया, प्रोग्रेस यही है। और इसको प्री पीएससी में भी, क्योंकि कोर्ट ऑफ लॉ में ये है केस, तो इसके ऊपर फर्दर कोई डिसीजन एज सच नहीं की जा सकती सर, एज लॉन्ग एज जब तक कि वो सर शाबाश तो दी जा सकती है। जी, वो दी जा सकती है सर, बिल्कुल दी जा सकती है। थैंक यू। इसके अलावा नेक्स्ट इनका कोई सर बाकी 3 पैरास जो हैं वो रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट हैं। उसके ऊपर सर प्री पीएससी में सैर हासिल सर डिस्कशन होने के बाद प्री पीएससी ने उसको रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट कहा है सर। मेनली रिकॉर्ड वेरिफिकेशन के थे। नेक्स्ट सेकंड वाला जो है रिकॉर्ड वेरिफिकेशन का था, वो रिकॉर्ड वेरीफाई करवा लिया। अगर सर 1 बाय 1 आपने, मैं सर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। सर सेकंड जो पैरा था ये 7.4.2 है सर। इरेगुलर एक्सपेंडिचर वाज पेड थ्रू कैश। पीएससी में सर कंडीशनली सेटल किया था 17/7/2025 को सर। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट ने हमें वेरिफिकेशन करवा दी है, और उसके ऊपर सर जो चेक उन्होंने पे किए हुए थे वो सर सारे हमने वेरीफाई किए हैं और इसको रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट कर रहे हैं सर। ठीक, सेटल कर दें इनको। थैंक यू। तो हमारा पैरा नंबर 2 इट इज़ नाउ सेटल्ड। थैंक यू सर। नेक्स्ट पैरा है सर सीरियल नंबर 3 और पेज नंबर 68 है ऑडिट ब्रीफ का। पैरा नंबर है 74.26 ब्रैकेट में 25 है सर। ये सर इरेगुलर अपॉइंटमेंट था असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज का। इसके ऊपर सर इन्होंने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स जो थे वो दिखाने थे सर। लास्ट मीटिंग में भी इसको सेटलमेंट के लिए पीएससी ने रिकमेंड किया था सब्जेक्ट टू री वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड सर। वो री वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड सर हमने कर ली। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स उन्होंने प्रोवाइड कर दिए सर, और उसकी बुनियाद पे इसको भी सेटलमेंट के लिए प्रपोज किया जा रहा है सर। नहीं, वो वापस आ गई हैं जी। वो तो काम कर रही थी सर, वो उनका जस्ट रिकॉर्ड वेरीफाई करना था। अच्छा जी, ठीक, हमारी रेगुलर एम्प्लॉय। इसको सेटल कर दें। थैंक यू सो मच। सो पैरा नंबर 3 सेटल्ड। जी 3। थैंक यू। लास्ट जो इसका पॉइंट है बैंक ऑफ अल्फला, विद योर परमिशन मैसेज है। यस प्लीज। जो ड्यूरिंग द री-वेरिफिकेशन द डिपार्टमेंट प्रोड्यूस वेरिफिकेशन ऑफ द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट थ्रू जीमेल डेटेड 7/7/25 फ्रॉम बैंक अल्फला। इट इज़ वेरी अनयूजुअल कि बैंक अल्फला जीमेल अकाउंट यूज़ करें। It's a very big organization. They should have their own IP addressed email. So have you verified whether it was a genuine response from Alfla? I doubt Alfla will use Gmail account. Very pertinent question.
सर हमने अपने इसी से अगर सर आगे पढ़ें तो सर उसमें लिखा है हाउएवर सच वेरिफिकेशन थ्रू ईमेल वाज नॉट एक्सेप्टेबल एज इट डिड नॉट मेंशन द नेम ऑफ द कंसर्न एम्प्लॉय और द पीरियड फॉर विच ही सर्व्ड। उसके बाद सर फिर रीवेरिफिकेशन में इन्होंने सर प्रिंट वो हमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड किया, उसकी बुनियाद पर सर फिर इसको सेटल किया गया। But did you verify from Alfla Bank? नहीं सर वो हमने नहीं किया सर। What's the difference of receiving a printed verification and Gmail? Both are not verified from Alfla Bank, and that was the total purpose of your para. सर हमने Relevant experience was not provided, and now you are accepting their stance by just a Gmail account and a printed verification. Where is verification from Alfla Bank? It's a public checkers money which we are spending here. I expect कि आपने उसकी verification at least from Alfla Bank से की होगी. In this case, I am not satisfied. We are not satisfied, rather this committee, that the response was provided from Alfla Bank. Can you explain to us कि कैसे आप ensure करते हैं कि this is the response from Alfla Bank? सर क्योंकि ईमेल सर आई है वहाँ से अल्फला बैंक Email से। I will not accept. A big organization always have their own customized IP addressed emails, and you should know it. Gmail, anybody from here can create a Gmail in 2 minutes, and professional organizations don't create accounts on Gmail. I expect very high quality vigilance from you. You have made this para. We have taken it. We requested. After 1 year, you are suggesting to settle this para on the basis of an email received from Alfla Bank and then a printed email version. I will not accept. Or any other re-verification method. What is आपका re-verification करने के method क्या-क्या हैं? उनमें से कितने checks उन्होंने complete किए हैं? ताकि अगर हम ये इसको भी सेटिसाइड कर लें और बाकी चेक्स अगर उन्होंने देखे हैं फिर हम देख सकते सर इसमें मेनली तो सर सिर्फ एक्सपीरियंस की बुनियाद पे था कि एक्सपीरियंस जो सा है क्या वो जो लगाया गया है उनकी अपॉइंटमेंट के दौरान क्या वो ठीक है, वेरीफाइबल है या नहीं। एक्सपीरियंस बताया था कि मेरा अल्फला बैंक में एक्सपीरियंस है। जी सर ठीक। तो उसको सर हम कह रहे थे कि आप बेसिकली जिस तरह ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि अल्फला बैंक का वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी कि वो इसको ऑन करे या किसी लेटर के थ्रू वो बताए कि ये यहाँ पे काम करते रहे हैं और ये इस पीरियड से इस दौरान इन्होंने काम किया। ऐसा सर डिपार्टमेंट ने डिस्पाइट 1 ईयर इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिखाई। एट द एंड जो दिखाई है वो सिर्फ एक ईमेल के थ्रू उनका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है कि जिसमें बताया कि ये यहाँ पे काम करती रही हैं। हमने सर उसको इसी बुनियाद पे कि हम कब तक इसको प्रोलॉन्ग करते रहेंगे, इस चीज़ को सर हम कह सकते हैं कि हमने डिपार्टमेंट की प्री पीएसी ने ड्यूरिंग कमेटी ने ये एक्सेप्ट किया है। तो अब क्योंकि सर कमेटी में डायरेक्टर साहब थे, ये बेहतर बता सकते हैं। जी सर एक्चुअली जैसे ऑनरेबल मेंबर ने भी निशानदेही की, द सेम ऑब्जेक्शन वाज रेज्ड बाय ऑडिट इससे पहली वेरिफिकेशन में। इसके बाद सर जो वेरिफिकेशन जैसे अभी आपने इस्तिफार भी किया है कि मैकेनिज़्म क्या है सर, ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये कोलैबोरेटिव एविडेंस होती है फ्रॉम द डिपार्टमेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड टू द ऑडिट। तो इसमें सर डिपार्टमेंट भी की जिम्मेदारी भी उतनी है कि वट एवर द एविडेंस डिपार्टमेंट इज़ प्रोड्यूसिंग वो उसकी ओनरशिप लेगा। अब हमारे पास सर जब इनका प्रिंटेड सर्टिफिकेट आया और डिपार्टमेंट ने इसको एक्सप्लेन भी किया, हमने उनके वर्जन को एक्सेप्ट किया कि ठीक है इनका जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड है, फिर भी अगर कमेटी इसमें कोई हमें डायरेक्शन देना चाहती है वी आर रेडी फॉर दैट सर। लेकिन सर ये कोलैबोरेशन होती है बिटवीन द ऑडिट एंड द डिपार्टमेंट सर। Did they produce that certificate? जी सर वो सर्टिफिकेट हमें प्रोड्यूस किया गया है, प्रिंटेड वर्जन है उसका और डिपार्टमेंट ने एक्चुअली प्रोड्यूस किया है सर, क्योंकि एम्प्लॉय डिपार्टमेंट का है। नहीं तो वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस। जी सर वो प्रोड्यूस किया गया। आपके पास अभी है Produced a certificate नहीं, certificate is issued by Alfla Bank। हाँ बैंक ही करेगा। हाँ फिर ठीक है, देख लेते हैं। चट्टा साहब को पहले दिखाएं। फोरेंसिक तो चट्टा साहब ही करेंगे ना, आजकल सारे फोरेंसिक चट्टा ही कर रहे हैं। With the permission of chair.
सर इसमें इस तरह है प्रोसेस के यूनिवर्सिटी ने बैंक अल-फलाह को लिखा सर ईमेल की, ईमेल के जवाब में सर बैंक अल-फलाह ने अपने HR विंग को फर्दर ईमेल की, उन्होंने सर कराची से सर्विस सर्टिफिकेट उसका आया वो अटैच किया उस ईमेल में और उन्होंने कहा कि ये HR विंग, ये दिखा दो ईमेल, ये क्या है, ये क्या है? आप दिखाए ना, इधर आप साथ आ जाए ना सर, मुझे दिखाएं तो सही। ये तो आपका गवर्नमेंट का लेटर है, ये तो Because this para was based on non-production of the record of experience. We just want to make ये sure बैंक अल-फलाह का genuine experience was verified. That is the reason to go into the ये वाला है। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਅਸਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਮੇਲ ਹੈ ਅਲਫਲਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ये ठीक है सर, ये है ऑफिशियल ईमेल के थ्रू इनको ये रिसीव हुआ है बैंक। अगला पेज में बैंक से ऑफिशियल ईमेल है। as long as official email है तो we are fine. This seems to be a genuine response. Para settled. Thank you. Next audit. जी सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 69 ऑफ ऑडिट ब्रीफ सीरियल नंबर 4 है, पैरा नंबर है 7.4.20 और सर ये पैरा रिलेट करता है एक्सेस पेमेंट ड्यू टू अलाउइंग पेमेंट ओवर एंड अबव द TS एस्टीमेट सर। इसमें सर PAC ने 17/7/2025 को कंडीशनली सेटल किया था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड सर। इसमें भी सर डिपार्टमेंट ने रीवेरिफिकेशन करवाई है, ओरिजिनल एस्टीमेट एंड एडमन अप्रूवल सर 2.108 मिलियन का रिवाइज एस्टीमेट भी दिखा दिए हैं और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो 9% ओवर एंड अबव जो एस्टीमेट से गया है सर उसकी भी अप्रूवल हमें दिखा दी है एज पर क्लॉज 42 ऑफ द एग्रीमेंट। इसलिए सर प्री PAC ने इसको रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट किया सर। ठीक, सेटल कर सर। So para number 4 is also settled. Thank you very much. Page 75, Information Technology University. जी सर पेज नंबर 75 ऑफ ऑडिट ब्रीफ, ये सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये पैरा नंबर है 7.4.13, वर्किंग पेपर का पेज नंबर 6 है। इसमें सर PAC की डिसीजन जो 15 जुलाई 2025 को थी कि इसको रेगुलराइज करवा लिया जाए फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट सर। इसके ऊपर सर डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि उन्होंने इसको फाइनेंस से रेगुलराइज करवा लिया है और प्री PAC ने सर इस बुनियाद पे इसको रिकमेंडेड फॉर सेटलमेंट किया सर। ठीक है, मैं सेटल कर दूँ जी, थैंक यू। सर नेक्स्ट पैरा सीरियल नंबर 2, पैरा नंबर 7.4.264 है सर, पेज नंबर 9 ऑफ द वर्किंग पेपर। दिस पैरा रिलेट्स टू नॉन मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोजेक्ट सेफर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन और इस पे सर PAC ने सर क्योंकि नॉन प्रोडक्शन का था एक डिस्प्लेयर एक्सप्रेस किया था और कंडीशनली सेटल किया था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन बाय ऑडिट सर। इस पे सर ऑडिट ने अभी जो रिकॉर्ड वेरीफाई किया है उसमें अभी तक सर ओरिजिनल कैश बुक और ओरिजिनल बिल्स, बजट रजिस्टर, कंटिजेंट रजिस्टर ये सर अभी तक डिपार्टमेंट ने प्रोवाइड नहीं किए, इसलिए प्री PAC में सर ये रिकॉर्ड क्योंकि नहीं प्रोवाइड किया वेरिफिकेशन के लिए ये पेंड है सर। जी अशरफ साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी सर, अच्छा जी Why was this compliance not made? सर रिकॉर्ड हम 2 दफ़ा ले चुके हैं ऑडिट पे। आपने तारुफ कराया? सर मैं ट्रेजरर
IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर रिकॉर्ड हम 2 दफ़ा लेके जा चुके हैं सर RD डिपार्टमेंट में, लेकिन उनका स्टांस ये था कि चूँकि ये रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है और सर ये प्रोजेक्ट अभी भी ऑनगोइंग है, और साथ साथ ये भी कि इसके बाद भी चूँकि अभी भी ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो हमने उसके बाद 2021 से 23 में भी इनका ऑडिट हो चुका है। तो हम ऑलरेडी जो है सर एक तो रिकॉर्ड हम दे चुके हैं, दूसरी बात ये भी है कि हम इसको मेंटेन करते सर, ये जो बात करते कैश बुक वगैरह की, ये जो पुराना वो था उसमें मेंटेन करते थे, अभी हम डबल एंट्री सिस्टम पे हम प्रॉपर तरीके से इसको इस तरीके से मेंटेन करते हैं। तो हम साहब सारी दुनिया में जो ऑडिट होता है ना, वो ऑन गोइंग स्कीम्स का ऑडिट करते हैं। वो जो स्कीम खत्म हो जाए उसका ऑडिट करके क्या फ़ायदा हुआ, जो ऑन गोइंग स्कीम का ऑडिट होता है वो ज़्यादा बेहतर है। तो आपने कहा है कि ऑन गोइंग स्कीम, हमारी स्कीम अभी ऑन गोइंग है, हमने 2 दफ़ा ऑडिट को कहा है, ऑडिट ने 2023 में किया है ऑडिट, उसके बाद उन्होंने नहीं किया ऑडिट। हाँ सर, अभी भी जब हम रिकॉर्ड लेके गए तो सर 2 दफ़ा लेके गए, चूँकि ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये प्रोजेक्ट अभी भी ऑनगोइंग है। अच्छा, उसके बाद भी इसका ऑडिट हो। हाउ बिग इज दिस प्रोजेक्ट, कितने पैसों का है सर? ये सेंटर्स है सर, ये तो कुछ 28 मिलियन का प्रोजेक्ट है। इफ आई मे ऐड, आई एम रजिस्ट्रार ITU सर। ये नेशनल सेंटर्स बनाए थे HEC ने, ये वो हैं, और हमें A रेटिंग मिली है, ख़ासतौर पे जो रोबोटिक्स वाला सेंटर है HEC की तरफ से, कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमारी ग्रांट 2 साल एक्सटेंड हो गई है फर्दर। तो ये 3 साल का पहले था, फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, और उसके सब्सिक्वेंट ये 2019-20 में ये ऑडिट हुआ था, तो तब ये पैरा लगा था। उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी इसका ऑडिट हो चुका है, और हम रिकॉर्ड लेकर जाते हैं, लेकिन वो मैसिव रिकॉर्ड है, और वी अंडरस्टैंड कि इनके भी अंडरस्टाफ्ड हैं ऑडिट वाले, तो वो कहते हैं कि स्पॉट वेरिफिकेशन में इसको ऑडिट करना पॉसिबल नहीं है, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड को। ये हमने प्रोड्यूस किया है 2 दफ़ा। आप सिर्फ हमें स्पेसिफिकली इस ऑडिट पे रहें, पैरा पे, लेट मी रीड। No original record, original cash book duly signed by the DDO concerned, original bills, budget register, contingent register, original book register, consumption accounts and its related record, etc. was not provided to audit to proceed further. सिर्फ इसका one liner जवाब दें, did you produce this record? सर 2 दफ़ा हम प्रोड्यूस कर चुके हैं जी, हमारे पास है। So ऑडिट बता दें। ऑडिट आप बताएं सर। पहली बात ये है, असल पैरा तो ये है कि ड्यूरिंग ऑडिट इन्होंने रिकॉर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, पहले तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। इस पे आए ना जी, मैं आ रहा हूँ जो हमारे सामने का। जी सर। उसके बाद सर जो ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑडिट, वो लिख रहा है द डिपार्टमेंट internal auditor of ITU only provided a computer generated list of 328 transactions having debit and credit effects amounting to 28 million. अब सर बात ये है कि सिर्फ ये लिस्ट जो ये अभी भी कह रहे हैं कि हमारा तो डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री पे हम जा चुके हैं, दैट लिस्ट इज नॉट सफिशिएंट। दैट लिस्ट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द वाउचर्स, बैकअप रिकॉर्ड, जिससे आपको वो वेरीफाई होगा। और दूसरी बात है सर कि प्री PAC ने भी, अगर ये ऐसा ही था कि रिकॉर्ड लेके, तो प्री PAC ने भी यही कहा है कि पेंडिंग फॉर कंप्लायंस किया है कि आप रिकॉर्ड लेकर आए। अगर ऐसी बात होती तो फिर प्री PAC में आती। हाँ, अगर आपने प्री PAC में ऑडिट को प्री PAC में ले आते अपना रिकॉर्ड सारा। इसमें ये भी है सर, इस ऑडिट को इसके अलावा भी जो हम 2 दफ़ा ले चुके हैं, हम 3 दफ़ा लेटर भी भेज चुके हैं कि अगर आपने स्पॉट वेरिफिकेशन नहीं हो सकता मैसिव रिकॉर्ड की वजह से, तो आप किसी बंदे को डिप्यूट करें ताकि वो प्रॉपर तरीके से वो देखें। बट व्हाई वाज द रिकॉर्ड नॉट प्रोड्यूस्ड व्हेन दे केम फॉर ऑडिट? अच्छा सर, उस वक्त ये प्रोजेक्ट स्टार्ट ही हुए थे, बिल्कुल 19 की इनकी स्टार्ट है सर, और ये प्रोजेक्ट अभी तक चल रहा है, ये नहीं कि क्लोज। HEC ने पैसे दिए सर? ये HEC के, हाँ HEC के सर, चार प्रोजेक्ट हैं। हाँ, कोई फॉरेन फंडेड स्कीम तो नहीं है सर? ये फॉरेन, इट विल कम आउट। सर ये ज़ैनब कातिल केस का जो है वो उसी के साथ रिलेटेड है सर। ये फॉरेन फंडेड था, और ये इनका प्रॉपर तरीके से वो भी हमने रिकॉर्ड उनको प्रोड्यूस किए, क्योंकि वो भी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट प्रॉपर तरीके से। इसकी ओरिजिनल कंप्लीशन डेट क्या थी सर? दैट इज 22। ये 22 में जो है वो कंप्लीट हुआ। 22 में ये कंप्लीट होना था। जी सर। टुडे वी आर इन 2026, इट इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड हाउ मच कॉस्ट हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम द ओरिजिनल एलोकेशन? नहीं सर, ये तो उस वक्त 2022 में हो चुका। मुझे कॉस्ट ओरिजिनल एलोकेशन जो थी वो कितनी थी, और आपने रिवाइज कितनी करवानी है? सर वो यही अमाउंट की रिवीजन कोई नहीं हुई थी, अमाउंट यही है सर। सो ये कैसे हो सकता है कि अमाउंट की रिवीजन नहीं हुई? आपने उसी पैसे में 4 साल बाद भी अभी तक काम हो रहा है। पेट्रोल कहाँ चला गया है, स्टील कहाँ चला गया, सीमेंट कहाँ चला गया?
सर इसमें थोड़ा सा मैं बाइफरकेट करना चाहूँगा। ये 4 सेम पैराज हैं, तो ट्रेजर साहब ने जो जवाब दिया उसमें से 3 HEC के हैं, उनकी एक्सटेंशन हुई है, ये प्रोजेक्ट क्लोज हो गया है। लेकिन इसकी एक्सटेंशन के वक्त भी कोई कॉस्ट एस्केलेशन नहीं हुई थी। 1 साल ये बस एक्सटेंड हुआ था और ये 23 में क्लोज हुआ था, लेकिन सब्सिक्वेंटली इसका भी ऑडिट हो गया था, ये वो कहना चाह रहे थे। लेकिन जो बाकी 3 नेशनल सेंटर्स हैं वो अभी आगे आएंगे। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन इसलिए हुई कि सर ने उनको अमेलगमेट करके रिस्पॉन्ड कर दिया। एक प्रोजेक्ट मुझे इस पैरा के ऊपर बताएं जो हमारे ऑनरेबल मेंबर ने यहाँ पर एक बड़ा जेन्युइन कंसर्न शो किया है और क्वेश्चन रेज किया है। ऑडिट का भी यही स्टांस है कि आप रिकॉर्ड क्यों नहीं दिया आपने, और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली ये प्रोजेक्ट कौन सा था? सर हम आपको ये बारहा कहना चाह रहे हैं और ये हम अफर्म करना चाहते हैं। बारहा सुनना चाह रहे हैं, सुनने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। मसला ये है कि अब हम किसी के ऊपर ब्लेम गेम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास रिकॉर्ड है, हम अवेलेबल हैं। आप कोई डेट डिसाइड कर दीजिए, हम ऑडिट के पास चले जाएं रिकॉर्ड्स लेके सारे ये चारों पैराज के रिलेटेड, और हम उनको ऑडिट करवाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो कहते हैं स्पॉट वेरिफिकेशन में नहीं हो सकता। 1 साल के लिए तो हमने टाइम दिया था। लास्ट मीटिंग में हमने कहा था कि जी कंप्लायंस इसकी हमें शो करें। 1 साल का जो टाइम था वो इनफ नहीं था आपके लिए? विद योर परमिशन, हम 2 दफ़ा ऑडिट के AG ऑफिस में रिकॉर्ड लेकर गए हैं, लेकिन जो ऑफिसर आगे डिप्यूट होता है उनके पास बहुत वर्कलोड होता है। मैं उनको नहीं कुछ कहना चाहता। वो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है 1 घंटे के अंदर सारा रिकॉर्ड वेरीफाई करना, तो फिर वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लिख देते हैं। वो इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक कहते हैं ऑडिट। 1 मिनट बैठे, इसमें सिर्फ हमें ये बताएं कि सेफर सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन प्रोजेक्ट था क्या, फॉर विच वी आर टॉकिंग नाउ? सेफर सोसाइटी के बारे में बताएं क्या कहना। अच्छा सर, ये बेसिकली जो है ये तो जो ज़ैनब कत्ल केस था उधर कसूर में जो हुआ था उसके हवाले से फंडिंग हुई थी। अब मैं इसका PI तो चूँकि नहीं हूँ। My question is, what was the project named Safer Society for Children? Very straightforward question. What was the money used for? पर्पस क्या था पैसा देने का, करना क्या था आपने सेफ? सर बेसिकली इनका पर्पस तो यही था कि सोसाइटी के अंदर जो इस टाइप के क्राइम्स होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन थी, उसके हवाले से। हाँ, कि ये क्राइम्स कैसे किए जाते हैं। सर वो जो एक हमारे प्रोफेसर थी, शी वाज अ PI ऑफ दिस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट बेसिकली इनको ही मिला हुआ था। सर ये रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट था। रिसर्च से रिलेटेड। Audit, can you help us? What was this project? वो रिसर्च बेस्ड कह रहे हैं क्या कितनी इसकी वैल्यू थी, क्या इसकी टाइमलाइंस थी? नहीं है सर। Anybody can explain us this project, कि इसकी क्या प्रोजेक्ट का पर्पस था, क्या टाइमलाइन थी, क्या फंडिंग थी, क्या स्टार्ट डेट थी, क्या एंड डेट थी? जनाब मेंबर साहब ने बहुत सही हाईलाइट किया है। एक्चुअली मैं जो पहली बात हो रही थी, बार बार इस चीज़ को हाईलाइट किया जा रहा है कि जी हम रिकॉर्ड लेके गए। सर मैं खुद प्री PAC को हेड करता हूँ, होल्ड करता हूँ, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन मेरी एम्बिट में है। और सर आप आज के पैराज की कंप्लाइंस देख लें कि एवरेज पैराज वर्स आर बीइंग सेटल्ड after the due cooperation of the department and the audit sir. सर कोई इस तरह ऑनरेबल फोरम पे आके ऑडिट पे ये कह रहे हैं कि हम ब्लेम नहीं करना चाह रहे, बट ही इज़ ब्लेमिंग। ये कहना कि जी हमने रिकॉर्ड दिखाया, सर इनकम्प्लीट इनकन्क्लूसिव प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड इज़ नॉट मेंटेबल टू कम टू एनी डिसीजन सर। हमें अगर कोई इनकम्प्लीट रिकॉर्ड दिखाएगा हम उसको करैबोरेट करेंगे अपने ऑडिट पैरा के साथ। अगर वो इनकम्प्लीट होगा तो हमें ये हक होना चाहिए कि ये आप हमें रिकॉर्ड पूरा नहीं दिखा रहे सर। तो इस तरह चले ये बात तो आपकी क्लियर है, हमें पता चल रहा है। आप नोट कर रहे हैं सर? देखिए यूनिवर्सिटी के पास ये का कोई आइडिया नहीं है, वो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे कि ये पैसा आया किस लिए था, प्रोजेक्ट क्या था, उसका पर्पस क्या था, अमाउंट क्या थी और स्टार्ट डेट क्या थी, पहले तो वो ट्रेजर साहब कंफ्यूज हो रहे थे 2-3 प्रोजेक्ट्स के अंदर। फिर रजिस्ट्रार साहब ने उनको थोड़ा सा करेक्ट किया कि नहीं ये और प्रोजेक्ट है।
अच्छा इसमें ऑडिट डिपार्टमेंट वीसी साहब कुछ जी मैं बस 2 पॉइंट्स ही है वो ऑडिट हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं इस वक्त। अभी जो प्री पीएससी मीटिंग थी इनके साथ हुई थी, इन्होंने कहा था कि उसके ऊपर एंडोर्समेंट होनी चाहिए, तो वो सारी जो रिसीट्स हैं वो हैं बहुत सारी, वो एंडोर्स डीडीओ का जिक्र जो कर रहे हैं वो होनी चाहिए, वो वी अंडरस्टैंड, वो हम कर देंगे, वो रिसीट्स को एंडोर्स भी कर देंगे। नंबर ऑफ़ रिसीट्स काफ़ी ज़्यादा है तो उनको एक एक वेरीफाई करने में शायद टाइम चाहिए। दूसरी जो ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट एक थोड़ी सी बात है कि 21-23 में ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट का ऑडिट हो चुका हुआ है, तो एक कॉन्फिडेंस हमें है कि उसमें कोई ऑब्जर्वेशंस आई नहीं थी इसकी, तो ये ऑलरेडी क्लोज प्रोजेक्ट भी है और इसका ऑडिट हो भी चुका है। एक मिनट, एक वो कह रहे हैं कि सर इसका ऑडिट हो चुका है, प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, आपने दोबारा कैसे ऑडिट किया इसका? ये हम तो सर ईयर वाइज करते हैं, फाइनेंशियल ईयर वाइज। ये अब अगर उस किसी का बता रहे हैं तो या तो हमें स्पेसिफिकली बताएं वो कब का है, हमें हमारे पास वो ऐसे ऑडिट का मैं सिर्फ हमें आप सिर्फ ये बता दें जी जी कि व्हाट इज दिस प्रोजेक्ट प्लीज। आई आस्क few questions from your player, he was unable to when did you come in this university sir? मैं तो 2012 से हूँ, लेकिन एज अ वीसी के तौर पे आज आप इस पीएससी के हाईएस्ट पार्लियामेंट्री ओवरसाइट फोरम पे आए हैं और इनको जिस पैरा का जवाब देना है उस प्रोजेक्ट के बारे में इल्म ही नहीं है। Nobody is able to answer this. Vice Chancellor, let him complete. जी जी मैंने 21 में एज अ एक्टिंग के तौर पे था, फिर मेरे विजिबिलिटी बेहतर होना शुरू हुई चीज़ों की 23 में, तो उसके बाद 1-1.5 साल हुआ है एज अ टेन्यूर्ड वाइस चांसलर के तौर पे। तो आई नो कि इज़ा आफ्ताब, डॉक्टर इज़ा जो काम कर रही थी वो सोशल सेक्टर में काम कर रही थी, लेकिन उस वक्त आई वाज द डीन और मेरे पास विजिबिलिटी नहीं थी कि वो क्या काम कर रही, लेकिन ये प्रोजेक्ट बहरहाल कंप्लीट हो गया और सक्सेसफुली हुआ है। उसकी डिटेल्स हम आपसे शेयर कर सकते हैं। आई एम सॉरी मुझे इस वक्त नहीं मैं उसको रिकॉल कर पा रहा। करते हैं जी ऑडिट आप इनका ऑडिट इनकी वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं? आप सर ये रिकॉर्ड ले रहे हैं, हम कर देंगे वेरिफिकेशन विदिन 30 days। जी सर जी this record with Vice Chancellor साहब, this record should be completed, जी sure, shown to the audit department within 30 days। Also give us the impact report of this ये जो प्रोजेक्ट था। ठीक है, impact report is very important for us। जी आपको पैसा मिला है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, जी जस्ट 2 things, श्योर, वेरीफाई करवा लें और वो कर लें। जी ठीक है, इम्पैक्ट रिपोर्ट दे दें जी ये दोनों चीज़ें सर आप मिनट भी कर लें। इम्पैक्ट रिपोर्ट एंड वेरिफिकेशन विदिन 30 days। नेक्स्ट पे आ जाए जी। एंड पीएससी में आने से पहले सर इस प्रोजेक्ट को पढ़ लेते ज़रा कि ये हम जा रहे हैं, सवाल हो सकता है प्रोजेक्ट के बारे में। तो वी नॉट हेयर, इधर कोई फूल्स तो नहीं बैठे हुए ना, पीपल हेयर आर इलेक्टेड एंड दे हैव देयर ओन माइंड। नहीं आपकी बात सही है, बस हम जो क्वेरीज थी आपकी उनके ऊपर थोड़ा सा कर रहे थे। जो ऑडिट का एक ऑब्जेक्शन था तो उसमें हम वो रिसीट्स जो हैं उनको जो भी ये कह रहे हैं एंडोर्स्ड रिसीट्स वो हम इनको प्रोवाइड कर देंगे। जी जी नेक्स्ट टाइम प्लीज कम प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट पैरा सर नेक्स्ट पैरा भी सेम है, ये दूसरे प्रोजेक्ट के हवाले से है। पैरा नंबर 7.4.2610 ये सर है नेशनल सेंटर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन के हवाले से। इसमें भी सर रिकॉर्ड नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की है। इसमें भी जो प्रोवाइड की गई है वो सिर्फ 239 ट्रांजैक्शंस की एक लिस्ट है। इसके अलावा सर वही सेम हमारा एतराज़ है कि ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं प्रोवाइड किया गया। इसमें सर मैं दोबारा से हाईलाइट करूँगा कि सर जब पीएससी शेड्यूल होती है उसमें वेरिफिकेशन जब आती है तो फिर बहुत से इदारों की वेरिफिकेशन चल रही होती है। अगर डिपार्टमेंट के पास तो पूरा साल है, ये पूरा साल नहीं आते और उस एक दिन जब वेरिफिकेशन हो रही होती है उस दिन रिकॉर्ड लेके आ जाएंगे तो कोई भी ह्यूमन उसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि अगर पीएससी में एक डिसीजन है, उनको पता है इस चीज़ का, तो उसके फ़ौरन उसकी कंप्लायंस करें। ये तो नहीं है कि अगली पीएससी शेड्यूल होगी तो फिर वेरिफिकेशन शेड्यूल आएगा तो फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। यूजुअली हम 3 months का गैप देते हैं, लेकिन आपकी डिपार्टमेंट को हमने सर 1 साल का गैप दिया है। सर मैं आई एड समथिंग सर, इसमें ये भी हुआ है कि एज पर डायरेक्शन ऑफ पीएससी हमने इनको 3 दफ़ा सर ये हमने एक लेटर भेजा हुआ है सर 26 जनवरी को
और फिर हमने लेटर जो है इसके बाद भेजा हुआ है फेब में और फिर उसके बाद अप्रैल में। सर वो लेटर्स भी मेरे पास मौजूद है। वो उनकी बात बिल्कुल सही है कि चूंकि ट्रांजैक्शन मैसिव है तो हमने उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप स्पॉट जो है इनकी ऑडिट करें, किसी बंदे को डिप्यूट करें ताकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ऑडिट हो सके। तो सर अच्छा, हम ये इनके लेटर आपने भेज चुके हैं ऑलरेडी। थोड़ी सी क्लैरिटी आपको कर दूं, ये आपने हमें लेटर नहीं भेजे हुए, आपने अपने हायर एजुकेशन HED के ऑडिट को भेजे हुए हैं, वो हम नहीं है। वो हम नहीं है। नंबर 1 एंड नंबर 2, हमारा यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये भी है कि हम आपका परफॉर्मेंस ऑडिट भी साथ करें, हम देखें कि आपको पैसा मिला है, फॉरेन फंडेड स्कीम है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आया है, उस पैसे का यूनिवर्सिटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर क्या आया है, स्टूडेंट्स की क्या हमने वैल्यू ऐड किया है स्टूडेंट्स के अंदर। तो ये सर फंड कितना था अभी तक, ये जवाब का काम है। फंड कितना था, एक टोटल एक होलिस्टिक पिक्चर हमारे सामने आनी चाहिए। आप ट्रेजर साहब नंबर्स की बात कर रहे हैं, वी वांट टू गो बियॉन्ड नंबर्स, वी वांट टू अंडरस्टैंड द प्रोजेक्ट एंड देन अगर आपने अच्छा काम किया है तो फिर हम ऑडिट को कह सकते हैं कि सर ऑडिट आप थोड़ा सा अपना जो स्टांस है या थोड़ा सा इसको कंपैशनेट ग्राउंड पे और देखें ज़रा। तो प्लीज़ ब्रीफ अस अबाउट द प्रोजेक्ट, कितना क्या ग्रांट थी, कितनी ग्रांट थी और किस लिए था ये? सर इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं ब्रीफ कर देता हूँ सर, क्योंकि ये अभी रजिस्ट्रार साहब आप काफ़ी अरसे से मेरे ख्याल में इस तरह है। नहीं सर, ये प्रोजेक्ट अभी ऑन गोइंग है। जो पिछला प्रोजेक्ट था वो PI भी रिज़ाइन किए, उन्हें 4 साल हो गए, वो जा चुकी हैं और नॉलेज उस वजह से थोड़ी सी। मेरी बात सुने, पिछले वाला पैरा आप इस पैरा पे आए। जैसे ऑनरेबल चेयरमैन ने आपसे पूछा है, आप हमें बताएं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल सेंटर इन रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इस प्रोजेक्ट के बारे में इसका फंडर बताएं, स्टार्ट डेट बताएं, एंड डेट बताएं, एलोकेशन बताएं, ऑब्जेक्टिव्स बताएं, इस पे कोई आपका इसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपका कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो बताएं, हु इज रिस्पॉन्सिबल, कितनी इसकी डिले है, कितनी इसकी कॉस्ट इंक्रीज हुई है। 8 सवाल मैंने आपसे पूछे, उन सब का जवाब दें 1 by 1, इधर उधर की बातें नहीं सुनानी आपने। आपके पास होने चाहिए सवाल। सर मैं जवाब देता हूँ, कोशिश पूरी करूँगा। सर नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन जो फेडरल गवर्नमेंट का HEC के थ्रू प्रोजेक्ट था और इसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ पब्लिक सेक्टर और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ये इसकी लैब्स बनी थी, जिनमें से RTU वाज वन ऑफ देम। और ये जो ऑडिट पैरा है ये नॉन प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड का उसके फर्स्ट ईयर का है 2019-20 का, ये लगा है 11.8 मिलियन के अमाउंट के रिकॉर्ड तब तक जो स्पेंडिंग हुई थी वो नहीं प्रोड्यूस हुए। इसका टोटल वॉल्यूम सर 80 मिलियन था जो RTU के लिए था और इसमें एक रोबोटिक्स की लैब RTU में इस्टेब्लिश हुई, जिस लैब की मदद से जो कॉन्सेप्ट नेशनल सेंटर का था कि हमने करना ये है कि ऑटोमेशन करनी है इंडस्ट्री के अंदर। तो इसमें जो डिजिटल ऑटोमेशन की है सक्सेसफुली हमारे डिपार्टमेंट ने वो वासा के साथ हम कर चुके हैं, कोलैबोरेशन के साथ। उनके डिस्पोजल सेंटर हमने लाहौर के अंदर बहुत ज़बरदस्त उसके रिजल्ट्स हैं सर, वो किसी दिन हम डिटेल में भी आपको उसकी ब्रीफिंग दे सकते हैं। वासा के साथ? जी सर, उसमें के बैठे हुए हैं सर। अच्छा जी सर, उनके जो डिस्पोजल स्टेशन होते हैं ना उसमें मोटर लगी होती है जो चलाएं तो उसको डिस्चार्ज करती है जब वो पूरा फुल हो जाता है। जी सर, ये ज़्यादा तो सिविल वर्क था ही नहीं इस प्रोजेक्ट में, इसमें मेन बस इक्विपमेंट था और रिसर्च थी। सर इसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन मशीन लैब जो है उसके अंदर एक मशीन ये है जिसमें हमने गुजरात की इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके उनके जो फ़ैन और जो पानी की मोटर्स है ना सर, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए एक मशीन है जो टेस्ट करती है, सर्टिफाई करती है कि इसकी बिजली कंजम्पशन कितनी है। एक वो मशीन खरीदी है जिसकी हम अभी भी बहुत ही नॉमिनल बल्कि सब्सिडाइज रेट पे सर्विसेज इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, जो वासा थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है तो चटा साहब नाउ इज टॉकिंग, नाउ इज मेकिंग सेंस। अच्छा नहीं मुझे भी थोड़ी सी ऐड करने दें क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ है और वेरी क्लोज टू माय हार्ट। मोटर्स जो है जब अपनी लाइफ के करीब होती हैं, उनकी एंड ऑफ लाइफ, तो उनके जो बेरिंग्स होते हैं वो ख़राब होना शुरू होते हैं, नॉइज़ क्रिएट करते हैं जिससे उनकी वाइब्रेशंस जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमने एक्सेलरोमीटर वगैरह इस तरह के सेंसर्स वगैरह लगा के उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है और ख़राब होने से पहले वो डिटरमिन करते हैं। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ जो इस प्रोजेक्ट में इन्होंने की वो ये था कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है उसको वो डिटरमिन करते हैं और वो टाइमली मोटर्स का रिमोटली स्विच ऑन एंड ऑफ
ऑफ करते हैं। और ये जो PI हैं इसके डॉक्टर तौसीफ़ वो क्लेम करते हैं कि हम इतने 100,000 रुपीज़ का सेविंग करते हैं बिजली में जस्ट बिकॉज के एफिशिएंटली मोटर ऑन और ऑफ होती हैं। इसके अलावा ये सर्विसेज करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं अभी वासा से, जिस तरह वासा की भी मोटर्स हैं और वासा की मोटर्स की मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। फिर ये अपनी इन्होंने कंसल्टेंसी है जो ये प्रोवाइड करते हैं मोटर टेस्टिंग की, कि कोई भी मोटर आएगी तो उसकी टेस्टिंग के हवाले से। तो ये इट इज़ द आउटकम ऑफ दिस प्रोजेक्ट जो ये NCRA से हमें मिला था। तो इस प्रोजेक्ट का ये बेसिक स्कोप है हायर एजुकेशन कमीशन से। और ये ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है? ये अभी रिसेंटली हमें HEC ने दोबारा कहा है कि आप इसको कंटिन्यू करें और इस पे कमर्शलाइजेशन करें ताकि जो भी पिछले 4 साल से आप इन्वेस्ट पैसे भी कमा सके। बिल्कुल जी जी अच्छी चीज़ है ये। नो कॉस्ट एक्सटेंशन हुई है। इसमें रोबोटिक्स का क्या है? देखें ये मैं आपको जी हाँ जी, रोबोटिक्स वो कन्वेंशनल सेंस में उस तरह नहीं कि आर्म होगा, एनीथिंग विच मूव्स इज़ अ रोबोटिक इन आवर डेफिनेशन। तो इसमें मोटर इज़ एक्टिंग लाइक अ रोबोटिक एंड मोटर इज़ ए पार्ट ऑफ रोबोटिक्स, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इस सेंस में हम इसको रोबोटिक्स की बात करते हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स भी हैं जी। उसमें हम जी हाँ जी 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 अभी हम PTA के साथ भी इन्होंने प्रोजेक्ट लिया है। PTA पाकिस्तान टेनरी एसोसिएशन वो एक बड़ा है, उनके साथ भी उनमें भी मोटर्स लगी होती हैं। तो जहाँ जहाँ भी मोटर है ये जाते हैं पिच करते हैं, ये खुद भी दे रहे हैं अपनी यूनिवर्सिटी में भी, और जहाँ जहाँ मोटर्स है वहाँ की मोटर्स की हेल्थ के लिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। और मेरा ख्याल है एक बड़ा अच्छा एक ITU का एक स्टार्टअप अगर ये बन जाती है तो ये ITU के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होगी कि ये इस अंदाज में जी लाइंस है। मैं बिल्कुल जी। मैं जस्ट आपसे क्यूरियस हूँ कि आपको फंडिंग मिली, यू आर वन ऑफ द वेरी गुड यूनिवर्सिटीज। जी तो आप कितनी इंडस्ट्रीज के साथ इन्वॉल्व, कोई इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस आपने डेवलप किए? जी बिल्कुल, ये अभी जिस तरह हमने वासा की बात की, अभी हमारे जो लोग हैं बच्चे, अभी कल परसों ही ये पेल जो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड है ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, उनके पास गए हुए थे। इसके अलावा क्रिएटिव ग्रुप है वो भी ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, वहाँ मैं खुद गया था। मेरा अब तो टाइम नहीं था, अदरवाइज आई प्लान पूरा दिन आई स्पेंड के ट्रांसफार्मर्स कैसे बनते हैं, ये जो सुंदर स्टेट एजेंसी वहाँ पे ये सारा कुछ करते हैं। तो हमारे बच्चे जो इंडस्ट्री लिंकेजेस इन सारी इंडस्ट्रीज में प्लेस होते हैं। अभी पिछले दिनों हम होंडा गए हुए थे, मैंने पूरा दिन वहाँ स्पेंड किया, बड़ा मुश्किल से टाइम निकलता, लेकिन मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट है होंडा जो एटलस है और एटलस होंडा दोनों में हम गए थे। एक मोटरसाइकिल्स बनाते हैं, अगेन वहाँ मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और कन्वेंशनल भी, और प्लस जो कारों की है मुल्तान रोड के ऊपर। तो ये सारों के साथ हम रीच आउट कर रहे हैं। करते हैं, आई अंडरस्टैंड, जी, बट पर्पस ऑफ योर प्रोजेक्ट इज टू क्रिएट फिजिकली इंटेलिजेंट मशीन्स। जी, दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन। जी, उसमें रोबोटिक ऑटोमेशन। हाँ, तो उसमें आप जाके लोगों को ऑब्जर्व करते हैं व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट वैल्यू यू आर एडिंग बाय डेवलपिंग दिस होल intelligentsia in your university. Universities are supposed to provide R&D to the industry and improve their efficiencies. तो आप जाके उन्हीं की practices को observe करते हैं, but purpose of this project was probably to increase and enhance their efficiency and provide them guidelines how they improve their system. अच्छा, इसमें उसके लिए क्या mechanism है? जी जी, इसमें अभी तक जो सरफेस पे चीज़ आई है वो 2 चीज़ें हैं। एक तो मोटर्स की हेल्थ डिटरमिन करना कि वो कब डिटीरियरेट हो रही हैं, कितनी किस स्टेज पर हैं लाइफ के अपने, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ख़राब होने से पहले ही पता चल जाए। और दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेविंग्स या प्रिजर्वेशंस। फैंस एसोसिएशन के साथ काम किया था, तो नॉर्मली क्या होता है कि विच दोज प्रोडक्ट्स विच आर एनर्जी एफिशिएंट एंड दोज विच प्रोडक्ट्स यूज लेस एनर्जी, दे हैव अ इंटरनेशनल ब्रांडिंग सिस्टम। जी जी, तो हैव यू गाइडेड द इंडस्ट्री टू डेवलप दैट ब्रांडिंग? जी, आर यू अवेयर ऑफ दैट ब्रांडिंग, एनर्जी प्रिजर्वेशन ब्रांडिंग? उसमें ये मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि हमारे जो PI हैं उन्होंने फ़ैन इंडस्ट्री के साथ रब्ता किया, इन्होंने खुद ये DC किट वाले फ़ैन्स बनाए थे, लेकिन जो कॉस्ट हमें पड़ रही थी उसके निस्बत
बनिस्बत जो चाइना से इम्पोर्टेड थे वो बहुत चीप थे, इस वजह से वो कर नहीं सके एज अ स्टार्टअप के तौर पे उसको। इतना इम्पोर्टेंट है, अगर A, B, C, D आप रेटिंग देखें ना, एक फैन हाँ अच्छा, वो वही फैन चलाने के लिए ज़्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स कंज्यूम करेगा और जिसकी A है वो कम करेगा। देयर होल पर्पस वाज टू क्रिएट फिजिकल इंटेलिजेंट मशीन्स विच यूज़ लेस एनर्जी, तो एनर्जी कंजप्शन उस पर हमारी हो जाए। तो उस पर मैं पूछना चाहता था, मे बी यू हैव इसके ऊपर भी देखिए, आपने कहा है कि हमने ये सारा कुछ किया है, इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसकी एक इम्पैक्ट रिपोर्ट आप हमारे साथ शेयर करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बिकॉज चट्टा साहब इज कंसर्न। जी आपने कमर्शलाइजेशन की बात की कि हम इसको कमर्शियल वेंचर में भी लेके जाना चाह रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। आई एम सेटिस्फाइड बाय योर आंसर, बट कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल ऑडिट डिपार्टमेंट, आप कितना टाइम के अंदर हम इनको अच्छा, इसका भी मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं। ये प्रोजेक्ट जो है ये 21-23 में भी ये हो चुका हुआ है इसका ऑडिट, और कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। अब ये क्योंकि 19 का कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो सीक्वेंस में चीज़ों को देख रहे हैं, लेकिन ये हो चुका हुआ है एंड देयर वाज नो ऑब्जर्वेशन। ओके, चलिए आप इनको इनकरेज भी करें सर, यूनिवर्सिटी स्टार्टेड द जर्नी, बिल्कुल डिस्करेज नहीं करना, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इंडस्ट्री को मोटिवेट करें, लैब्स अपनी अपग्रेड करवाएं, उन्हीं से गाइडलाइंस लें। सर ये मेरा ख्याल ITU इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि मुझे तो हायर एजुकेशन में सिंस 97-98 से हूँ, तो ITU जितना पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ उन सबसे ज़्यादा हमारे जो लोग हैं वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कंसल्टेंसीज के हवाले से भी, और हम पूरी तरह इजाज़त भी देते हैं। हमने अपनी और हम ना इंडस्ट्रीज टारगेट करें 4-5, उसमें इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस करें, कोई फंडिंग जो आपको फेडरल गवर्नमेंट से मिल गई थी बस ठीक है, अब आप किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें। जी मेक पार्टनरशिप्स, इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स, एंड मेक योर पार्टनरशिप विद द लोकल इंडस्ट्री एज वेल। आप इसमें अकेले काम नहीं कर सकते, यू नीड इंटरनेशनल पार्टनर्स, यू नीड इंडस्ट्रीज। ये जो अभी मैं आपका ये ऑन गोइंग सिस्टम जो PTA का मैंने आपको बताया ना, टेनरी एसोसिएशन वाला प्रोजेक्ट, ये हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ है, और उनका यूरोपियन यूनियन का ये होता है कि जो लेदर की प्रोडक्शन से लेके जब तक वहाँ लेदर पहुँचता है वो पूरी ट्रेसेबिलिटी चाहिए होती है। सर चाइनीज़ हमारे जी 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 सर, मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आप यूनिवर्सिटी में आएँ तो हम आपको पूरा दिखाते हैं हम क्या कुछ कर रहे हैं। जी सर, इसको भी जिस तरह आपने लास्ट पैरे पे डिसीजन किया है, विदिन 30 डेज सर हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। 30 डेज फॉर वेरिफिकेशन, नॉट मोर देन दैट। और अगर 30 डेज में वेरिफिकेशन वाइस चांसलर साहब नहीं हो सकती, फिर आई विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं हो जाएगी इसमें। तो देखें, हमने 21-23 में ऑलरेडी हो चुका है, ये चीज़ें सारी हमारे पास मौजूद हैं, तो बल्कि आई वुड रिक्वेस्ट कि आप डेट दे दें, हम उस डेट पे आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, आपको डेट दे जी, ये दैट वुड बी द बेस्ट। हाँ जी, इट विल बी अ प्रोसेस, इट विल नॉट ए सिंगल डेट टू। अच्छा ठीक है, आप प्लीज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। जी सर, मैं ये देख रहा हूँ कि देयर इज एक लिंक में मिसिंग लिंक है बिटवीन यूनिवर्सिटीज़, ये प्लीज़ नोट कीजिएगा, यूनिवर्सिटीज़ एंड द डिपार्टमेंट, एंड यू आर द मिसिंग लिंक हेयर। आपका एक इंटरनल ऑडिट या फोकल पर्सन एक आपके डिपार्टमेंट में होना चाहिए जो ये लिंक आपका क्रिएट करे। यू नो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटेजिकली अगर हम इसको देखें, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं, फाइनल स्टेज है अकाउंटेबिलिटी की, एंड उस डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो एक्सरसाइज करे ड्यू डिलिजेंस टू इंश्योर द कंप्लायंस। अब इस कंप्लायंस के अंदर यूनिवर्सिटी तो अपना काम उनका पढ़ाना है, उनका काम और बहुत कुछ करना है, बट कंप्लायंस में आपकी हेल्प भी इनको ज़रूरी है। सो दैट मिसिंग लिंक इज़ द डिपार्टमेंट। प्लीज़ इंश्योर कि आप एक बंदा डिप्यूट कर दें ऑडिट के साथ, जी ऑडिट उनके साथ रब्ता करे
और बाकी वो सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो कंप्लाइंसेस हैं ना वो पूरी रखें। इनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से एज ऑब्वियसली होगा कोई एक्स ऑफिशियो प्रेजेंस तो आपकी होती है। जी सर तमाम जितने भी हमारे इनकी फिनांस की कमिटीज़ हैं तब में हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लोग हैं। दूसरे सर हमारे तमाम जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉलेजेस हैं तमाम में हमने इंटरनल ऑडिटर मुकर्रर किया मैं, वो फोकल पर्सनस हैं हमारे, हम इनसे राब्ते में रहते हैं। मैं जूम लिंक मीटिंग्स करता रहता हूँ मुसलसल। अभी आप देखें कि इनसे पूछें कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ की ऑडिट वाले भी गवाही देंगे कि पहले कभी इतनी कंप्लाइंस हुई है। इस हद तक मैंने गियर अप किया हुआ, बहुत सख्त हम एक्शन ले रहे हैं कि कोई ऑडिट को नॉन सीरियसली ना ले। और मैं रेगुलरली आपको श्योर कराता हूँ कि हमारे तमाम ये जो चीज़ें हैं ये इन टाइम प्रोड्यूस होंगी। डीजी ऑडिट भी आपको ज़रूर आके तारीफ़ करेंगे अगली दफ़ा। मैं पर्सनली इसको मॉनिटर करूँगा सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं एक बात जी फाइनेंस कि सर पंजाब गवर्नमेंट के जो ऑडिट पैराज हैं वो कोई 1.5 लाख से ऊपर चले गए हैं। उसमें हाईएस्ट डिपार्टमेंट जो नॉन कंप्लाइंस कर रहे हैं और जिसके पैरे मुसलसल बढ़ रहे हैं, पिछले दिनों 19,000 थे, जंप अप होकर 24,000 पे चले गए हैं, वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है और उसकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनके अंदर सर ये पढ़ाने का काम तो इनका है प्रोफेसर्स का, जो इंटरनल ऑडिट विंग है वो कहाँ पर है? अगर मेरा कोई ऑडिट करने आया है तो मेरे पास कागज़ है, मैं पेश करूँगा उसी वक्त ही। मेरे पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो मैं फिर बनाऊँगा बैठ के, मैं तो ये होगा। ये सर आप देख लें कि पैरे बढ़ते जा रहे हैं और यूनिवर्सिटीज़ का कोई रिस्पांस नहीं है बिल्कुल इसके ऊपर। इस पर कोई कमेंट्स कर देना चाहिए तो सर मैं उसी के पराये में बात कर रहा था जी सर। विद द परमिशन ऑफ चेयर सर, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन सर। व्हेन आई जॉइंड दिस डिपार्टमेंट 6 months बैक सर 21,500 पैराज वर पेंडिंग। इमीडिएटली सर मैंने इसको स्टार्ट किया और आप यकीन करें कि 4,500 पैरे तो सिर्फ हमारे ऑडिट की रिकवरी के थे, अभी रिकवरी के थे। और अभी तक जो वेरीफाइड रिकवरी है 3 अरब मैं कर चुका हूँ और जो अभी अनवेरीफाइड है वो 5 अरब से क्रॉस कर चुकी है। तकरीबन हमारे 3,000 पैरे सेटल हो चुके हैं, 2,000 पैरे जो ना हमारे अभी सिर्फ वेरिफिकेशन में पड़े हैं। आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम जिस तरह से जिस वेहमेंटली मैं इसको परसू कर रहा हूँ, जिस तरह से ये पैराज इंशाल्लाह विद इन 6 months में इनको क्लियर करवा लूँगा। और ये तमाम तर पैरा अगर रिकवर हो जाएँ तो हमारे तमाम 4,500 पैरे वो ख़त्म हो जाएंगे और कंप्लाइंस के पैरे 3,000 हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे सर। और ये भी सर आप इंश्योर कीप सर के the PSC2 is there for you। आपने अगर आप चाहते हैं कि आप you want to get rid of the dependency, हम भी हाजिर हैं। आपकी डिपेंडेंसी ख़त्म करनी है हमने, उसके लिए जहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट है आपको तो वो हमारी जो कमेटी है वो बड़ी फोर्थ कमिंग है इस मामले में। हमने भी तकरीबन 1,200-1,250 पैराज किए हैं और 5.5 अरब से ज़्यादा हमने रिकवरी की इन्फेक्ट की है 1.5 सालों में इस कमेटी ने। हम आपको हेल्प करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। अगर आपको जहाँ पर हमारी मदद दरकार है, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सर आई वांट टू अश्योर सर वन मोर थिंग सर कि इस वक्त भी 12,000 से ज़्यादा पैरे मैंने उनकी वर्किंग पेपर तैयार पड़े हैं। हम मीटिंग्स के लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और यकीन कीजिए कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर फोकल पर्सन मौजूद हैं, मैं रेगुलरली उनसे मीट करता हूँ, मेरे कॉलेजेस में मौजूद हैं। हम सर इंश्योर करेंगे कि जो भी जहाँ भी मिसिंग कोई कोऑर्डिनेशन में कोई कमी है वो मैं दूर करवा दूँ और मीटिंग्स जितनी जल्दी शेड्यूल हो जाएं सारी। अभी अगर SDSC हो जाएं सर तो हमारे 4-5 हज़ार पैरे सेटल हो जाएंगे। आई श्योर यू। और जहां मुझे मदद की जरूरत आपकी पड़ी मैं SDSC करना आपकी जिम्मेदारी है। PSC और PSC हमारी जिम्मेदारी है। हम अगर आप हमें कहेंगे हम हर 3-4 महीने आपको बुला दिया करेंगे। वो हम सर DG ऑडिट से रिक्वेस्ट करके सर SDSC की डिटेल ले लेंगे सर और हम आई श्योर यू सर मिल जाएंगे। मुझे याद है पिछली दफ़ा ना बड़ी ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब आई थी यहाँ पे, तो शी मेड वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कि सर हमारे पैरे ज़्यादा इस वजह से कि हम ज़्यादा मासूम हैं और ऑडिट वालों की उस तरह खिदमत नहीं कर सकते जिस तरह दूसरे महकमे कर लेते हैं। तो प्रॉब्लली हम इनको ये पैरे भी थोड़े से बेज़रर हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, मैं समझता हूँ। लेकिन जहाँ पे इस तरह के पैराज आ जाते हैं ना जिसमें नेशन बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, only these two center of excellences can lay the foundations for our next generation। और ऑडिट ये आप भी जरा जब ऑडिट करने जाया करें यूनिवर्सिटीज़ का स्पेशली, कीप इन माइंड कि यूनिवर्सिटीज़ को पे जो पैसा जा रहा है ना दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट।
वो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी फ्यूचर जनरेशन में। दैट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर कि जिसके ऊपर हम बिल्कुल एक्सपेंस उसके स्कोप से देखें कि एक्सपेंडिचर का स्कोप लगाएं कि भाई कहाँ लीकेज है क्या नहीं है। थोड़ा सा इसको एक्सपेंडिचर के थोड़ा इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी जरा देखें कि ये हमारी इन्वेस्टमेंट है इन द फ्यूचर जनरेशन। और मेरी रिक्वेस्ट ऑडिट आपसे ये है, आई कैन नॉट डिक्टेट यू हैव योर ओन गाइडलाइंस, इनकी हैंड होल्डिंग करें, ये बजाय इधर आके वक्त ज़ाया करें हमारे सवालों, हमारे पास और बड़े महकमे हैं, इनकी हैंड होल्डिंग करें, गाइड करें, इनको समझाएं, अपने सिस्टम्स इन प्लेस करें। इन बेचारों के सिस्टम्स इन प्लेस नहीं है, you know it and I can see it as well, no system is in place, even they are not able to maintain the records for these two center of excellences, so they need to invest in their capacity building to run the universities as well. They come from academic background, from different sorts of background, and suddenly they are exposed to huge volume of the budget. तो इनकी हैंड होल्डिंग करें, इनको गाइड करें और इनको बताएं कि एन इंस्टीट्यूशन इज़ अ वेरी डिफरेंट टास्क, पढ़ाना बिल्कुल डिफरेंट है। तो नॉर्मली वही लोग जो पढ़ा रहे होते हैं वही एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, एंड दे लैक द कैपेसिटी। इनकी हैंड होल्डिंग करें, गाइड करें, हम इन लोगों को बड़ी रिस्पेक्ट और ऑनर देना चाहते हैं। दे आर वेरी क्लोज टू आवर हार्ट। सर थैंक यू। वी जस्ट यू नो कि हम बनियानो मरसूस से गुजरे हैं, आपकी अफवाज ने, आपकी एयरफोर्स ने उस प्रोफेशनलिज्म से ये जंग जीती है, लेकिन लेट मी अश्योर यू वन थिंग, unless we don't have Baniano Marsoos spirit in our universities, unless we don't beat Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, unless we don't beat Indians in AI revolutions, in automation, in cyber security, this is not sustainable. The real fight will be fought in your universities. That should be your spirit. और आप जरा देखें दुनिया, इस इंडियंस को आप देखें, उनके वज़ीर आज़म, he has never been to university, but he speaks all the times about AI and automation and cyber security and AI revolution. सर मेरा अपना जंग आपने लड़नी है, तो हम आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहते। मेरा अपना एरिया साइबर सिक्योरिटी है, एंड आई हैव बीन टू IIT खड़गपुर, द फर्स्ट वन विच वाज बिल्ट, जो कलकत्ता से भी 5-6 घंटे की ट्रेन पे थी। वो मैं बहुत डिस्कस कर सकता हूँ कि क्या इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं, कैसे किया जा सकता है। जी इसमें एक सजेशन है ऑडिट के हवाले से कि अभी शायद इन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस शायद मुझे अगर सर सबमिशन की इजाज़त दे दें सर जो अभी ऑनरेबल चेयर ने बात की, जैसे सर आपने बात की, सर ऑडिटर जनरल हैड द सेम विजन। सर अभी हमने सर डेस्क ऑडिट किया यूनिवर्सिटीज़ का, सर जो कि हम प्लान करना चाह रहे थे कि किन यूनिवर्सिटीज़ का ऑडिट करें। सर उसको अगर उस पिक्चर को मैं आपको कभी प्रेजेंटेशन दूं सर, तो आप देखिएगा कि सर इनके यहाँ मोर देन इन और हायर टीयर में 70% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। वेयर आर द प्रोफेसर्स? नंबर 1 सर। दूसरी, रिसर्च किसी क्वालिटी के जर्नल में नहीं छप रही। नंबर 2 सर। नंबर तीन सर, अभी सर मैंने सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखा है और चीफ सेक्रेटरी को विद द डायरेक्शन ऑफ द ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट्स में से इनकी क्लॉजेस निकाल के हमने मेहनत करके इनको बताया है कि भाई आपके अकाउंट्स और फाइनेंस जो है, जो HEC की गाइडलाइंस हैं, जो आपका एक्ट कहता है उसके मुताबिक नहीं बन रही। ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, इनकी नज़र से वो लेटर गुजरा होगा और हमने कहा है कि उसको आप इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम सारे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, आप भी उस NDU के कोर्स में गए होंगे, मैं भी पिछले साल गया था, अदर ऑनरेबल मेंबर्स हैव एक्सपोजर। NDU में विक्टर गो कॉल्स इट द बेस्ट, one of the best defense university in the world, and because of that one of the best defense university of the world, Baniano Marsoos result is here. Trust me, जब मैंने वो 5 weeks का कोर्स किया था ना, when I came on, मैं मलिक साहब के our defense is in good hands, सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई, सबकी ऑब्जर्वेशन। ट्रस्ट में जब हम अपनी यूनिवर्सिटियों को देखते हैं ना, वी फील वेरी वेरी सॉरी कि मैं अपनी, कल भी मैंने अपने हाउस में भी ये कहा था कि असल बुनियानो मरसूस और असल जंग यहाँ से आनी है यूनिवर्सिटियों से। जब यूनिवर्सिटियाँ नहीं बेहतर होंगी, आप जंग नहीं जीत सकते। एक्सपोर्ट्स आपकी नहीं बढ़ रही, इसी वजह से नहीं बढ़ रही कि इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज ही कोई नहीं है। इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, जिस इंडस्ट्री के पास पैसे आ जाते हैं वो रियल एस्टेट में चला जाता है, एफिशिएंसी नहीं है। ऑडिट इनके कितने पैराज हैं? सर उससे सर 7 पैराज हैं सर, और बाकी अगले 2 में भी ये इशू है सर। मैं एक इशू यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ सर। इस वक्त सर मेरी ऑडिट टीम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में मौजूद है। मेरा सर एक सुपरवाइजरी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है
इस मीटिंग में आने से पहले एक व्हाट्सएप आया है कि हम 2 हफ्ते से वहाँ पे हैं, उसके सर 350 बैंक अकाउंट्स हैं, जिसमें से 14 का सिर्फ रिकॉर्ड दिया गया है। जी सर। ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर। अब सर इनके इतने बैंक अकाउंट्स हैं, यूईटी लाहौर के भी मोर देन 300 बैंक अकाउंट्स हैं। अब मेरे ऑडिटर को सर 2 हफ्ते वहाँ पे है, तो मैं इस फोरम से कहूँगा कि जो हम ये नॉन प्रोडक्शन के फिर हम मजबूर हो जाते हैं कि हम लेके आना पड़ता है, कि अब 2 हफ्ते से वो टीम वहाँ बैठी है और सेक्रेटरी साहब उस पर क्या एक्शन लेंगे? साहब आप ये एक चीज़ नोट कर लें, पीएससी की ऑब्जर्वेशन है, डायरेक्शन समझ लें कि एवरी यूनिवर्सिटी शुड हैव अ मिनिमम रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अकाउंट्स, ताकि ऑडिट को ऑडिट करने में आसानी हो सर। इट इज़ ईजियर फॉर देम टू ऑडिट एंड उसकी स्क्रूटनी जब पीएससी में आएगी ताकि हमारे लिए भी वो आसानी हो। सो दिस हैज़ टू बी डन। मलिक अहमद, मेरी छोटी सी गुजारिश ये है कि ये तो बड़ी अजीब सी बात कर दी है हमारे ऑडिट वालों ने कि 350 अकाउंट्स एक यूनिवर्सिटी के लिए। ये कोई मैं चाहूँगा कि आपके तवज्जुह से कि ये इसकी डिटेल्स आनी चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी में कितने अकाउंट्स हैं और क्यों हैं। उसकी कोई अगर जायज़ रीजनिंग है तो ठीक है, अगर 350 से 700 भी हो जाए कोई अर्ज नहीं है, लेकिन 350 अकाउंट्स का तो मतलब जो है वो अजीब सी सिचुएशन है। ये इसकी डिटेल्स कौन करेगा? हाँ जी, और उसकी वेरिफिकेशन कौन करेगा? 350 यही तो मैं कह रहा हूँ। वो कह रहा है 14 दिन से बैठा है। इसकी सर आप डिटेल्स अगर मंगवा लें तो मेरा ख्याल है वो बेहतर होगा, और उसके साथ इसकी जस्टिफिकेशन भी हो कि 350 अकाउंट्स क्यों हैं। डिटेल बननी चाहिए सर। मैं ऑनरेबल मेंबर की बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ सर। सर मैं बात कर सकता हूँ। फाइनेंस आप बताइएगा कि क्या पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कि कितने अकाउंट किसी भी इदारे के होने चाहिए और किस बैंक में होने चाहिए, थोड़ा सा आप गाइड कर दें। सर इनके जो 300 अकाउंट्स हैं, मुमकिन है कि इनके डिपार्टमेंट्स के हवाले से हों, ये डिटेल आएगी पता चलेगा। विदाउट एनी परमिशन ये अकाउंट खोल नहीं सकते। ये तो अब तब तक सामने ना हो, परमिशन के बगैर तो अकाउंट खोलते ही नहीं, बैंक वाले खोलते ही नहीं है। जाहिर बात है कोई परमिशन कहीं पर दिखाई गई है तो सर बैंक में अकाउंट खुला है। सर मैं समझ सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ क्योंकि वो डीजी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। सर जितने भी अकाउंट्स कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के खुलते हैं विद द परमिशन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट खुल सकते हैं किसी भी बैंक में, और बैंक की पॉलिसी ये है कि बैंक ऑफ पंजाब में खुलेंगे और बैंक ऑफ पंजाब में ही इन्वेस्टमेंट्स की तमाम चीज़ें पैसे पड़े होंगे, और अगर उन्होंने मैच करवाना है और उसको इन्वेस्ट करना है तो उनसे मैचिंग कराएंगे। ये पॉलिसी है हमारी स्टेटेड। कोई अकाउंट कोई बैंक नहीं खोलता विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, नंबर 1। नंबर 2 सर कुछ चीज़ें हैं जिसको हम मतलब मैं भी समझता हूँ फाइनेंस का हमारे नॉलेज इतना ज़्यादा शायद यूनिवर्सिटी के लोगों को नहीं है, जैसे आपने बयान फरमाया। हम उनको ट्रेनिंग के लिए ले जा रहे हैं, ट्रेडर्स को, बाकी लोगों को हम चाहते हैं कि इनको फाइनेंस की ट्रेनिंग हो, अकाउंट्स की ट्रेनिंग दी जाए। बल्कि मैंने रिक्वेस्ट भी की हमारे ऑडिट वालों से, ये भी हमारे से मान गए हैं, ऑनलाइन करा देंगे, ट्रेनिंग करा देंगे। लेकिन सर ये जो अकाउंट्स हैं सर, ये लेजर के अकाउंट्स हैं, डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स के सेपरेट अकाउंट्स हैं। ये मैं चेक करवा लूँगा और सारी रिपोर्ट्स हम मंगा लेंगे, लेकिन विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ये नहीं खुलता सर अकाउंट्स। ये जैसे डीजी साहब फरमा रहे हैं कि 14 की इंफॉर्मेशन दी है, बाकी की नहीं दी, तो देने में क्या हर्ज है? ये समझ नहीं लगती। अगर परमिशन भी है आपके पास तो उसी वक्त बात खुल जाएगी। You will ensure the compliance of universities to the audit. This is your task, sir. Sure, sir. ऑडिट बाकी इनके इस यूनिवर्सिटीज़ के जो पैरास थे आपने उनका भी वही सेम फेट रखे। 30 डेज़ में आपने वेरिफिकेशन करके जिनकी इम्पैक्ट रिपोर्ट है वो हमें इम्पैक्ट रिपोर्ट भी उनकी चाहिए होगी। एक लास्ट टाइम हमने ज़ुम्बा वाली एक चीज़ डिस्कस की थी। हाँ मेरा भी सवाल जी ये ज़ुम्बा डांस होता कैसे? सर ये एरोबिक्स है, एक्सरसाइज एरोबिक्स की तरह से ये एक्सरसाइज है। अगर कहोगे चौधरी साहब तो मैं तुम्हें इत्थे दिखा देना। Why do they call it a dance? वो डांस के ज़हन में कुछ और आता है, लेकिन सर मेन पॉइंट ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है। एक अरफा टावर के 2 फ्लोर पे यूनिवर्सिटी बनाई गई थी और स्टूडेंट्स के लिए कोई ग्राउंड नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो ये एक ट्रेनर को हायर किया था एक्सरसाइज के लिए और उस पर ऑडिट ऑब्जेक्शन लगा, उसके बाद से कभी किया नहीं। तो 7.5 लाख रुपए देता है ट्रेनर को? सर ये 1 महीने का नहीं था, 6 माह का। सर ये भी पूछ के 6 माह में 7.5 लाख, तो महीने का कितना हो गया? सर चेयरमैन तो सर ये अगर एक्सरसाइज है तो उसका नाम डांस क्यों है सर?
सर ये तो इंटरनेशनली इसको कहते हैं ज़ुम्बा डांस। नहीं सानू भी पता लग जाए नहीं सर, डांस एक्सरसाइज ही है ना सर, डांस भी तो एक्सरसाइज ही है। डांस की जो असल डेफिनेशन है वो है मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन रिदम। तो वो जब ज़ुम्बा डांस में तो रिदम भी कोई नहीं है। बहरहाल ये ज़ुम्बा डांस वाला था, हमने एक तो लास्ट टाइम कहा था रेगुलराइज करा ले, तो आपने क्या किया इसका? सर अभी तक नहीं हुआ सर। क्यों नहीं हुआ? सर लेटर लिखा हुआ है एचईडी के थ्रू फाइनेंस में चला गया हुआ है। 2 थे सर, एक हो गया हुआ है और एक इन प्रोसेस है। और फाइनेंस हमने कहा था कि 30 डेज के अंदर फाइनेंस ने सारे जवाब देने हैं। ज़रूर कोई ना कोई कागज़ कम होगा, हम तो उसी वक्त 7 डेज में करते हैं जैसे अपना हुक्म है। और ये डांस वाला तो सर हम देखेंगे क्या वजह है इसकी। हाँ, इसको जरूर देखिएगा। इसमें सर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इनकी सिलेक्शन कमेटी ने कहा था कि जो आप ट्रेनर हायर करेंगे वो MS इन जो फिजिकल एजुकेशन होगा, जबकि इन्होंने जो हायर किया वो BS था, वो MS नहीं था। बहरहाल कमेटी ने सर लास्ट टाइम इसी डिसीजन में लिखा हुआ है लीनियंट व्यू लेते हुए इसको कहा था कि रेगुलराइज करवा लें, तो अभी तक लेकिन रेगुलराइज भी नहीं हुआ। इसको रेगुलराइज करें सर प्लीज़। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी आपसे सर, मेरी एक रिक्वेस्ट थी। आपको पता है सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी आपके साथ ही है और अंडर डेवलप्ड एरिया है बहुत, और मेरे पूरे हलके में सर 5 लाख की आबादी में एक भी बॉयज़ कॉलेज नहीं है। एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, राणा साहब ने भी मेहरबानी की है, ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने भी डायरेक्शन दी है, लेकिन अगर आपकी तरफ से डायरेक्शन हो जाए वो एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट हो जाए। प्लीज़ सर, शेर सुल्तान जो गवर्नमेंट कॉलेज बराए बॉयज़ शेर सुल्तान की जो बिल्डिंग है वो तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के पास होगी, CNW कर रहा होगा उस पर काम, बट एट योर एंड सर if anything could be done to expedite this, तो फंड इधर से जाने हैं सर। फंड अगर आपने नहीं दिए तो काइंडली सर फंड भिजवा दें। सर ही विल बेयर मी आउट सर कि मैं इस पे पर्सनल हुआ हूँ शहर सुल्तान के लिए, क्योंकि मैं जामपुर का एसी रहा हूँ, तो मैं पर्सनल हूँ उस एरिया के लिए, तो ये मेरा प्रोजेक्ट है, इनका नहीं है, तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ। कमिश्नर साहब ने उसको रिवाइव करना, अलाइव नहीं डेट स्कीम थी तो हमने उनको फॉलो करें। DG खान से मेरी बात हो गई कमिश्नर से, वो इसको अलाइव कर देंगे, मैं इसकी फंडिंग भिजवा के सर हम करा देंगे। थैंक यू और राणा साहब आपकी मेहरबानी, आपने रेस की है, आपकी बहुत मेहरबानी सर। थैंक यू सर। तो मिसिंग फैसिलिटीज़ सर जहाँ पर हैं यूनिवर्सिटीज़ की, आप कहाँ काइंडली उनको भी देखें। चट्टा साहब की अगर कोई है मिसिंग फैसिलिटी, अब गुजरात की होगी, कोशिश कर रहे हैं कि ब्लॉक एलोकेशन के अभी नहीं है। हमें सर 75 बिलियन से 45 बिलियन पे कट लगा दिया फाइनेंस से। सर बैठे हैं ये सामने, इन्होंने सर any other department, rather 2-3 times more than any other closest department. 800 million एजुकेशन को, जी मुझे पता, और 600 हम हेल्थ को देते हैं। With your permission, sir. तो फिर भी थोड़ी जी एलोकेशन दे रखा करो PSC चौन तो पहला। सर SCD बिल्कुल उसमें मेजर लॉन्च शेयर जो है ना वो SCD का है। आपको पता है कि मेंबर्स की कॉन्स्टिट्यूंसी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और आप लोग, हमारी बड़ी खुशकिस्मती होती है when you people are available to talk to, तो that is the reason. Sir, I'll be on toes, sir. I'll do everything, whatever you want. I'll forward you this request through honorable chairman. सर आप बता रहे थे कि आप जामपुर के एसी रहे हैं और मेरा ताल्लुक जामपुर से है, तो आपको ये भी पता होगा कि वाहिद डिस्ट्रिक्ट है राजनपुर जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, तो क्या वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए? जामपुर पढ़ा लिखा शहर है, आपको पता है, और वहाँ से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्तान, लाहौर, अब DG खान जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एरिया ऐसा है। और मुझे भी कुछ 7 साल हो गए हैं साउथ में सर, और हर बजट की तकरीर में मैंने राजनपुर के लिए यूनिवर्सिटी डिमांड की है। इस दफ़ा मैंने सुना है मैडम ने कोई बात की तो है, बट अब देखते हैं आपके पास। सर हम उस पर काम कर रहे हैं सर, और वहाँ पे सब कैंपस यूनिवर्सिटी का सर हम बना रहे हैं। मैं वो अभी सर वहाँ पे एक्चुअली सर अपग्रेड कर देंगे उसके बाद, लेकिन पहले सर हम चाहते हैं कि वहाँ पे फौरी तौर पे कुछ हम कर लें, तो उसको राजनपुर को मैंने फोकस किया हुआ था, हमने उसमें डाला हुआ सर। तो मैं कैंपसेस के आइडिया को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, कितने डिपार्टमेंट्स होंगे, कोई नई इन्वेस्टमेंट होगी? सर देखिए हमारे पास सर इन्हीं के सवाल को बड़ा करने लगा। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये हमारे, क्योंकि पंजाब के अंदर चीफ मिनिस्टर का भी बड़ा फोकस है एजुकेशन सेक्टर के अंदर,
और ये हमारे जो बड़े शहर हैं इनके अंदर तो काफ़ी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ और इस तरह के इंस्टीट्यूशन हैं। जिस तरह मैडम कह रही हैं या चेयरमैन साहब ने फरमाया, तो ये जो हमारे फार फ्लंग एरियाज़ हैं उनके अंदर कुछ सब कैंपसेस का क्या तरीक़ाकार है? अगर किसी जगह पे आपने कोई रिकमेंड करना हो तो फिर क्या करेंगे उसके लिए, वो भी ज़रा प्लीज़ बता दें। सर देखिए, पहले तो ये है कि हमारे यहाँ कॉलेजेस जो हैं सर, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कॉलेजेस तो जनरल कॉलेजेस हैं, कुछ कॉमर्स कॉलेजेस हैं। तो जनरल कॉलेजेस जहाँ पे हमारे मौजूद हैं, यहाँ पे हमें फीडिंग वहाँ से हो रही है, एरिया से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, हम उनको सेलेक्ट करते हैं। मतलब कम से कम हमारे पास एरिया के एक लिमिट है कि इतनी जगह हो और इतनी वो जो रिक्वायरमेंट सब कैंपस की हैं, लेकिन वो उसको भी हम टेक केयर कर लेंगे। एक्चुअली वहाँ पे कितने लोगों को फ़ायदा होगा उससे, और हम जो करीबी यूनिवर्सिटी है उसको प्रेफर करते हैं कि करीबी तरीन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस वहाँ बन जाए। और उसके लिए आप अगर कोई ऐसी प्रपोजल जहन में हो तो डायरेक्टली आप हमें बताएं, हम विल टेक इट अप, आई कैन पर्सनली टेक इट अप, क्योंकि ये वो काम है जिससे फ़ायदा ये होगा सर कि उस लेवल तक, उन तहसीलों में जैसे जामपुर का जिक्र है, वहाँ तक रुझान में, इस तरह के राजनपुर में, वहाँ ये चीज़ें पहुँच जाएं और वो सारी नॉलेज, जैसे हम फिनटेक के ऊपर काम कर रहे हैं कि जो इस तरह की नई डिग्रियां हैं, जो हाइब्रिड किस्म के प्रोग्राम्स हैं, वो हम लेके जाएं। और सर कॉमर्स की एजुकेशन के अंदर जो जितने कॉमर्स कॉलेज में नई किस्म की डिग्रीज जो हैं, ताकि जिनकी कोई मार्केट वैल्यू है सर बन सके। सर काफ़ी सारी सर यूनिवर्सिटियों ने हमें बना के दी हैं। वो सर हम डिमांड कर लेते हैं लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी के भी आप हमें बता दें अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो उनके साथ बैठ के सर हम वो करवा लेंगे। अगर आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया तो काइंडली मुझे ज़रूर बताएं, मैं आई विल बी ऑल आउट विद यू। अच्छा, मुझे अगर आप इजाज़त दें मैं एक कमेंट थोड़े से ऐड कर सकता हूँ। हायर एजुकेशन पे जनरल बात हो रही है। 2001 में व्हेन आई वाज इन फास्ट में पढ़ा रहा था, तो देयर वाज 1 or 2 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़। अब देखें तो देर आर मोर देन 50% जब हम मिलते हैं। तो मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता नीचे को जा रही। एक मेरा कमेंट, उसको ज़रूर देखें। मेरे पास आई कैन मीट विद यू टू डिस्कस थिंग्स कैसे हैं। दूसरी चीज़, कैंपसेस इंफ्रास्ट्रक्चर शायद इतना बड़ा इशू नहीं है। वी डोंट हैव टीचर्स, वी डोंट हैव इंस्ट्रक्टर, वी डोंट हैव प्रोफेसर्स हु कैन टीच। जो मॉडर्न इस वक्त ये फिनटेक का भी जिक्र कर रहे हैं, एआई, साइबर सिक्योरिटी, मुझे पता है, मैं उस फील्ड से हूँ। वी कांट फाइंड पीपल, हमारे पास लोग नहीं हैं। आप जितना मर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, यही अभी स्टेट बैंक की आपको पता है पिछले दिनों एक कोट किया जा रहा है कि ओनली 10% आर एम्प्लॉयबल। उसकी वजह, एंड आई कैन अप्रिशिएट एंड आई अंडरस्टैंड, वो सिर्फ इसीलिए कि वो जो 90% हैं दे आर बीइंग टॉट बाय नोविस। वो पढ़ाना ही नहीं उन्हें चाहिए जो वो पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं ओपनली, आई कैन टेल यू कि कौन सी वो हैं जो सही मानों में मेरे ख्याल में कुछ कंपैरिजन कर रही हैं। बाकी आई डोंट नो क्या कर रही हैं। दीज आर माय 2-3 कमेंट्स। मैडम सर, मैं एक बात करना चाहती हूँ जो कि हम हर वक्त फील करते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी जिससे पीएचडीज़ निकलते हैं, वो पीएचडीज़ का क्या मयार है। मतलब हम सिंडिकेट्स की मीटिंग में जाते हैं और जो आपके पीएचडी प्रोफेसर्स हमारे सामने बैठे होते हैं, हम हैरान होते हैं कि वो पीएचडी करके कैसे आए हैं। बिल्कुल, तो आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, कोई मयार नहीं, कोई मतलब हमारे लिए अब हम अपने बच्चों को कैसे भेजें अगर मेरे सामने इस तरह का पीएचडी बैठा हो जो बात भी नहीं कर सकता, जिसको पूरा पता भी नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है और उसका सब्जेक्ट क्या है, तो मैं क्यों अपने बच्चे को भेजूं? मैडम, आप 100% ठीक हैं। सबसे ज़्यादा मैं इंटरनल क्रिटिक हूँ अपनी हायर एजुकेशन की, जैसे ये होना चाहिए। तो मैं सिर्फ ये आपकी बात के बाद यही कहूँगा कि इसका कोई क्राइटेरिया वैसे है, कोई पॉपुलेशन बेस हो, कोई स्ट्रेंथ हो, कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। वो क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता। किया है हमने 2-3 सब कैंपसेस बनवाए हैं सर। बहादुर जगह के एक ज़माने में हमने साहिवाल में बनाया, वो यूनिवर्सिटी बन गई। बिहाड़ी में बनाया, वो भी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। एक हम शूजाबाद में अभी हमने बनवाया है, अपना मिनिस्टर साहब ने भी अभी शूजाबाद में आके वो देखते हैं कि कितनी स्टूडेंट्स इनरोल हो रहे हैं इस इलाके से और हमें उनको वो वहाँ से आ रहे हैं या हमें उनको बस भेजनी पड़ रही।
उस हवाले से फिर वो देख लेते हैं कि कितना वॉल्यूम है, हम सब कैंपस उनको बना देते हैं। सर इसमें ना सॉरी क्राइटेरिया, मैं एक्रेडिटेशन के लिए भी जाता रहा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ का, इनका 10.5 एकड़ कम से कम होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोफेसर्स कितने होने चाहिए, वो पूरा का पूरा लिस्टेड है, PHEC का भी और HEC का भी, और दोनों से क्रेडिट होना होता है। कमिंग बैक टू ऑडिट, ऑडिट इनका ज़ुम्बा वाला जो है वो आप उसमें कराएं रेगुलराइज, इसके अलावा कोई और इनका पैरास है? बस सर एक लास्ट पैरा है 7th पेज नंबर 80 पे है, पैरा नंबर 7.4.717, ये सर नॉन डिडक्शन ऑफ इनकम टैक्स था। इसमें सर ऑडिट की 1 से लेके 23 तक जो सीरियल नंबर पे ऑब्जर्वेशंस थी वो सर ऑडिट ने वेरीफाई कर लिए हैं, सेटल कर रहे हैं उनको, लेकिन जो कमर्शियल इंपोर्टर से टैक्स काटना था वो अभी तक वेरीफाई नहीं करवाया। तो रिमेनिंग अमाउंट जो है सर 3,66,000 अभी पेंडिंग है, 75,000 की रिकवरी हो चुकी है जो वेरीफाई कर ली है। तो इसको भी प्री PSC ने जो बैलेंस रिकवरी के लिए पेंड किया है सर रिकवरी। सर इसमें जो है हमने 2 CPR भी जो है प्रोवाइड किए हुए थे उसी वक्त, उनकी वेरिफिकेशन है, वो वेरिफिकेशन होगी तो वो अपना टैक्स जमा कर चुके हैं वेंडर। इसके अलावा सर एक ही वेंडर है जो कि इंपोर्टर है और उन्होंने ड्यूरिंग उसने टैक्स इस वक्त जमा कराया सर, वो भी सिर्फ वेरिफिकेशन की पर्पस तक है क्योंकि वो टैक्स जमा कर चुके हैं सर। टैक्स हो गया जमा, सिर्फ वेरीफाई करना है? नहीं सर, वेरीफाई सिर्फ करना है उनका, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, दैट्स इट। नेक्स्ट ये सर इनका ITU का एजेंडा, ITU सर जो है टेक्सला को ले ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी का एजेंडा खत्म है सर। नेक्स्ट सर जो आप जी मैं इंशाल्लाह। Thank you, sir. Sure. 115. We really don't. Thank you, sir. When these people come on this forum through their paras, इनकी तो रिस्पेक्ट हम करना चाहते हैं और ये अपना काम करें। They are very important people. सर थैंक यू सर, थैंक यू। पहले सर हमें प्रोफेसर उस क्वालिटी के मिल नहीं रहे जो जिस तरह भाई साहब ने कहा है, हमें चाहिए कि वी नीड टू प्रोड्यूस मोर क्वालिटी टीचर्स। हाँ, इनका पैकेज भी प्राइवेट सेक्टर से बेहतर होना चाहिए। आप इंटरनेशनल लेवल की सैलरी कौन सी है? एक यूनिफाइड नए एक्ट पे काम भी कर रहे हैं सर, उसमें असेंबली के भी 3 मेंबर्स हैं, तो वो भी सारी यूनिवर्सिटी में कितने प्रोफेसर होंगे ऑल टुगेदर? सर 2000 के करीब सर। 2000 बंदे को आप 20 लाख रुपया देना शुरू करें, 800 अरब हमसे लेते हैं, हम आपको 825 अरब दे देंगे। सर वीडियो अपॉलॉजी सर, वो 800 अरब में स्कूल एजुकेशन मेजर जंक स्कूल एजुकेशन को जाता है, वो स्कूल एजुकेशन को काफ़ी वो हमारे पास नहीं आता सर वो। लेकिन बात सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर उनकी सर हम क्योंकि सर जो मॉनेटरी जो रिवॉर्ड है ना सर, वो मेजर मोटिवेशन है, वो आप ठीक कह रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें हम बढ़ाएं, हम वी आर वर्किंग ऑन दैट सर, हम नए एक्ट बनाने पे कोशिश कर रहे हैं सर, लगे ये कमेटी की रिकमेंडेशन में डाल दें सर कि प्लीज़ रेज वाइस चांसलर्स की जो सैलरीज हैं जी। £70,000 के ऊपर पर एनम कैलकुलेट करते हैं, तो अब साइबर सिक्योरिटी में तो मैं किस तरह एज वाइस चांसलर किसी को रोक सकता हूँ? वाइस चांसलर की मैं सैलरी पे बात नहीं करना चाहता हूँ, इंटरेस्ट आता है, लेकिन मैं अपने फैकल्टी मेंबर्स को नहीं रोक सकता। अभी आप ये प्राइवेट सेक्टर की बात, आई एम लूजिंग माय फैकल्टी मेंबर्स टू लम्स, अगर कोई और तो कहीं नहीं जाता, लेकिन लम्स में ट्वाइस से ज़्यादा वो सैलरी पे कर रहे हैं। अगर हम 5 पे कर रहे हैं, वो एसोसिएट को 1 मिलियन पे लेकर जा रहे हैं और वो प्रोफेसर अपराइट डायनामिक यंग मिनिस्टर्स हैं, ही हैज एक्सेस टू
एंड आई एम श्योर चीफ मिनिस्टर विल नॉट से नो टू यू। और हाँ, एक गल बड़ी ठीक है। और जो चीफ मिनिस्टर हैं, मैंने जो उनको देखा है कि शी इज़ ग्रेशियस, उनका बड़ा दिल है, तो वो पैसे में कभी नहीं करेंगी। अगर इफ़ यू प्रपोज वेल पिच हर विद sentiments and passion like him, वो आपको ना नहीं करेंगी। Sir, we'll take it up. Sir, we'll take it up. क्योंकि वक्त आ गया है। Right. Sir. Thank you, sir. Audit. Sir, University of Engineering and Technology, Texla, page number 115, 115, sir. कौन आया यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सला से? कौन आया? Sir, I'm Dr. Mohammad Inayatullah Khan, sir. I'm the Vice Chancellor of UT Texla, sir. Thank you, sir, Honorable Chairman PAC and all the respected members of PAC, sir. Thank you. Page कौन सा? Will you, आप डिफेंड करेंगे? Sir, I'll defend it, sir. सर पेज नंबर 115 ऑडिट ब्रीफ का है, और इसका में सर जो पहला पैरा है, पैरा नंबर 7.4.11, ये वर्किंग पेपर का पेज नंबर 7 है, जो डिपार्टमेंट का वर्किंग पेपर है। इसमें सर पीएसी ने सर 18/8/2025 को पैरा रिलेट करता है सर क्वालिफिकेशन अलाउंस का। इसमें डिसीजन ये किया था कि जो 2019 से पहले का है उसको रेगुलराइज करवा लिया जाए फाइनेंस डिपार्टमेंट से। वो अभी तक सर रेगुलराइज नहीं हुआ। जी सर, बताएं क्यों नहीं रेगुलराइज? आपने भेजा था रेगुलराइजेशन के लिए? जी सर, हम सर 2 बार भेज चुके हैं। वी आर सेंड इट ट्वाइस एंड इट इज पेंडिंग एट देयर साइड, सर। फाइनेंस एफडी जब तक उसके साथ प्रूव ना हो और सारे डॉक्यूमेंट ना लगे, हम रेगुलराइज नहीं कर सकते। आप प्रोब रिपोर्ट साथ भेजी थी आपने? जी सर, ये प्रोब रिपोर्ट भी हम साथ लाए हैं सर। प्रोब वाज कंडक्टेड एंड द रिपोर्ट इज अटैच्ड, सर। अच्छा, चेक कर ले समझ साहब। सर विद इन 7 डेज हम कर रहे हैं जैसे आपके डायरेक्टर, लेकिन जब कागज़ पूरे ना हो फिर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो हमें अगर पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ एक दफ़ा सर डॉक्यूमेंट ही ना हो तो मैं कैसे करूँगा? आप एक दफ़ा दोबारा भेजें। राइट सर, दोबारा भेज देते हैं सर। राइट सर। नहीं समझ साहब, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट होता है? जी सर, होता है। आप फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑडिट करते हैं ऑडिट? तो हमारे पास क्यों नहीं आता ऑडिट? हमारे पास क्यों नहीं आता? वो पैरा नहीं बनता। पैरा नहीं बनता? कह रहे हैं पैरा नहीं बनता। साल की रिपोर्ट में भी फाइनेंस के ऊपर पैरास हैं। एक सवाल है। तो हैं सर। है एक सवाल है। इसमें इन्होंने लिखा है कि जी इन्होंने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये लिखा, तो क्या हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आगे भेजा है फाइनेंस को? जी बिल्कुल, हम सर भेज चुके हैं और हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हमने इनको रेफर किया हुआ, इन्हीं के पास पेंडिंग है और फॉलोअप भी कर रहे हैं। ये हम अब तो वो आ गया, ई फॉर्स आ गया। ई फॉर्स पे भेज रहे हैं? ई फॉर्स पे किया हुआ है सर। ई फॉर्स पे तो आपकी डाक जल्दी निकल जाएगी सर। सर पैरा की रेगुलेशन हमारे पास ही आती है, हम तो एक दिन भी नहीं लगाएंगे अगर डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो मेरे पास ही आएगा। तो अगर डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है तो सर तो आप उनको वापस लिखते हैं? जी, वो उससे वापस हो जाता है। ठीक, वापस भेज दिया करें वो भारत पर। चलें, इसको वेट कर रहे हैं फिर आगे नेक्स्ट के। सर नेक्स्ट भी सर सेम पैरा है, वही इशू है सर। इसको भी आप वेट कर रहे हैं। आप लिखिए फाइनेंस को दोबारा लेटर लिखिए आप सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 116 पे पैरा नंबर 7.4.110 है। ये रिलेट करता है रिकवरी ड्यू टू इरेगुलर ड्रॉल ऑफ टीटीएस पे पैकेज आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम टीटीएस। इस पे सर पीएसी में लास्ट टाइम डिस्कशन में ये डायरेक्शंस थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू सीक रिक्विजिट क्लैरिफिकेशन फ्रॉम एचईसी एट द अर्लीस्ट। इसके ऊपर सर इसमें सर वो एचईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशन तो आ गई है और उन्होंने कहा है कि ये सिंडिकेट डिसीजन करेगा, लेकिन सर अभी तक सिंडिकेट से डिसीजन नहीं हुआ सर, ना वो मामला प्लेस किया गया सर। जी सर, सर ये मैटर एचईसी से हमें सर रिसीव हुआ था एंड इट वाज प्लेस्ड इन द मीटिंग ऑफ सिंडिकेट एंड द सिंडिकेट को जो उन्होंने डायरेक्शन दी एचईसी ने वो ये कहा है कि आप अपने स्टैट्यूट्स के मुताबिक इसको देख लें। ठीक है। बट द मॉडल स्टैट्यूट्स दैट वी हैव अडॉप्टेड इन आवर ओन स्टैट्यूट्स, आपके अपने स्टैट्यूट्स नहीं बने हुए? हमारे बने हुए हैं सर। उसमें हमने जो टीटीएस के स्टैट्यूट्स हैं वो हमने एज इट इज एचईसी वाले अडॉप्ट किए हैं। ओके। तो उसमें जो एचईसी ने नोटिफिकेशन इशू किया
2020 में उन्होंने इनकी जो टर्म है वो 6 ईयर से 9 ईयर कर दी है ऑलरेडी. So they are saying that you have to follow the same thing. But since it was before that date, before 2020, so it is requested that it may kindly be regularized in the light of the HEC. उससे पहले क्या था फॉर्मूला? उससे पहले सर ये था कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर TTS पे अपॉइंट होते थे तो they were supposed to serve for 6 years. और 6 years के बाद either they go back to their original post or they would be promoted to associate professor on TTS. लेकिन उसमें फिर कुछ ऐसे फैकल्टी मेंबर थे जो 6 साल के बाद भी कुछ अरसा जो है वो आगे न प्रमोट हो सके और वो पीरियड वो स्टिल असिस्टेंट प्रोफेसर TTS पे सर्व करते रहे बियॉन्ड 6 इयर्स. आई अंडरस्टैंड. उनको रेगुलराइज कर दिया. आपको ये उम्मीद है कि ये आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन लगाकर फाइनेंस को रेगुलराइजेशन के लिए अगर हम कह देते हैं तो वो आ जाएगा? या फिर अगले साल हम बैठे होंगे फाइनेंस के लिए? नहीं सर, HEC क्लैरिफिकेशन आ गई है. नाउ सिंडिकेट ने भी इसको एंडोर्स कर दिया है. हम सिंडिकेट के मिनट्स अलॉन्ग विद HEC क्लैरिफिकेशन ये हम भिजवा देंगे. ऑडिट हम रेगुलराइज करा दें इसको. सर इसमें जो प्री PSC तक का स्टेटस ये था कि सिंडिकेट में अभी तक ये प्लेस नहीं किया गया सर, और उसकी डिसीजन क्या है? क्या उसमें रिकवरी प्रपोज हुई है या उसमें कैसे उसको रेगुलराइज किया गया, ऑन व्हाट बेसिस? अगर सर ये दोबारा से फाइनेंस को एक दफ़ा भेजने से पहले ऑडिट से वेरीफाई करवाएं कि ये काम हो चुके हैं तो फिर सर उसके बाद देखा जा सकता है कि क्या ये रेगुलराइज होना है या रिकवरी बनती है इसमें सर. इसका आप प्रूव कर लें. ये सर सिंडिकेट हमारी 2 दिन पहले हुई है सर, और उसमें ये एजेंडा पे रखा गया था. उसमें HEC के नॉमिनी इंजीनियर इम्तियाज हुसैन गिलानी सर. आप सेक्रेटरी साहब आप इसका इस मैटर का आप थोड़ा सा इंक्वायरी कर लें, जो बनता है फिर आप वो शेयर कर लें. कैसे ऑडिट? जी सर, एक रिपोर्ट अगर बन जाए कि ये इंक्वायरी रिपोर्ट आ जाएगी तो आप हमें पता लग जाएगा. ठीक. नेक्स्ट सर नेक्स्ट भी पैरा जो है वो सेम पैरा है सर. पैरा रिलेट्स टू रिकवरी ड्यू टू इरेगुलर ड्रॉल ऑफ TTS पे पैकेज आफ्टर ऑप्टिंग BPS. इसके ऊपर भी सर HEC से क्लैरिफिकेशन थी और PAC में भी लास्ट टाइम सर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ये डायरेक्ट किया गया था और HEC ने भी जो क्लैरिफिकेशन दी है कि इनका अपना सिंडिकेट इस पर डिसीजन करे, और वो सर सेम स्टेटस जिस तरह लास्ट पैरा का है उसी पे भी यही है. इस पे फर्दर डिपार्टमेंट बता सकते हैं सर. बट सर सिंडिकेट ने जब इसको कर दिया है, वो सिंडिकेट इज एन अथॉरिटी इन इटसेल्फ उस स्टैट्यूट में, तो आपको हमें दोबारा तो नहीं कहीं भेजना चाहिए? हम इसको फिर फाइनेंस के पास ही भेज सकते हैं. सर डिफरेंस ऑफ पे है कि एडमिसिबल क्या था उस वक्त, उससे बियॉन्ड अगर वो ड्रॉ करते रहे हैं तो क्या ये सिंडिकेट की पावर है कि वो उस ड्रॉ इरेगुलर जो चीज़ लेता रहा है उसको वो रेगुलराइज कर दे? वो तो फिर फाइनेंस ने रेगुलराइज कर. जी सर. वो सर मैं एक्सप्लेन दिस सर. जी जी सर ये 6 इयर्स का शुरू में टाइम डिफाइन हुआ था HEC के मॉडल स्टैट्यूट्स में TTS सैलरी के लिए. उसमें ये था कि 6 साल तक वो सैलरी लेगा और 6 साल के बाद ईदर दैट पर्सन विल बी promoted to associate professor TTS or he would just resign and go and or either he will be out of the system. अब सर जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ये प्रोसेस डिले होने की वजह से बहुत सारी फैकल्टी मेंबर्स बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में TTS में 6 साल के बाद भी काम करते रहे. कोई 8 साल बाद प्रमोट हुआ, कोई 7.5 साल हुआ, कोई 9 साल हुआ. तो इसलिए HEC ने वंस एंड फॉर ऑल उनको 9 साल तक के लिए एक ब्लैंकेट कवरेज दे दी अपने नोटिफिकेशन में. And that notification was issued in year 2020 कि 9 साल तक जो हुए हैं वो covered हैं under this notification. इसको HEC ने हमें clarification के अंदर भेजा कि आप अपनी statutory body में इसको आप रखें और इसको उसके मुताबिक process कर लें as per policy. हमने सर syndicate में इसको रखा है, syndicate ने इसको endorse कर दिया है और ये कहा है कि up to 9 years as notified by HEC आप इनको allow कर दें. जी सर. I think इसको regularize के लिए भेजना चाहिए. जी सर. इसमें सर ये है ना कि वर्क डन है, पेमेंट तो करनी है, काम किया है, 9 साल तक की अलाउड कर दिया है पॉलिसी के तहत. और ऑडिट जब रेगुलराइजेशन के लिए जाएंगे तो ये भी तो अपना पेपर वर्क चेक करेंगे.
जी सर वो भी चेक करेंगे। इशू सर ये है कि जब टीटीएस खत्म हुआ तो वो बीपीएस आई अंडरस्टैंड, जी सर, फाइनेंस डिपार्टमेंट अपने रूल्स चेक करेगा, उनके रूल्स पढ़ेगा, फिर ही तो प्रूव करके ही तो क्लियर करेगा, ऐसे तो नहीं करेगा। जी बेहतर है सर, दोनों को कर दें सर, पिछले वाले को भी रेगुलराइज के लिए भेज दें, इसको भी रेगुलराइज के लिए भेज दें। इसीलिए हम रेगुलराइजेशन में ना एक रिपोर्ट मांगते हैं 7 1 पेजर, वो चीज़ें उस रिपोर्ट में लिखी होती हैं, वो हमें That is better if you give the report with सर वो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, रिपोर्ट साथ। हाँ, जो इनका एसओपी है उसके हिसाब से दोनों को करें। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 117, पैरा नंबर 7.4.124 है। ये पैरा रिलेट करता था कि इरेगुलर अवार्ड ऑफ एडिशनल चार्ज बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months एंड रिकवरी देयर ऑफ। पीएसी में सर डिस्कशन में इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए डायरेक्शन दी गई और रेफर किया था मैटर टू फाइनेंस डिपार्टमेंट फॉर सीकिंग रेगुलराइजेशन। जी, और इसको डिस्करेज करें सर, ये दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, प्लीज डिस्करेज दिस एंड फ्यूचर में वाइस चांसलर साहब ऐसा मेहरबानी करके नहीं होना चाहिए, अंडर योर एबल लीडरशिप ऐसी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए एंड मैटर शुड बी रेगुलराइज्ड। नेक्स्ट सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 118 7.4.134, ये रिलेट करता है सर नॉन डिडक्शन ऑफ 5% मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ टीटीएस अपॉइंटमेंट एम्प्लॉइज। पीएसी ने सर जुलाई 2025 में पेंड किया था विद द डायरेक्शन दैट रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज बी एक्सपेडाइटेड। डिपार्टमेंट ने सर 41,436 रुपये रिकवर कर लिए हैं, रिमेनिंग सर 4,63,614 रुपये रहते हैं। प्री पीएसी ने इसको सर कंप्लायंस और रिकवरी के लिए कहा है, डायरेक्शन दिया है कि इसमें बैलेंस रिकवरी जो है वो कर ली जाए और उसकी कंप्लायंस की जाए। सर रिकवरी क्यों नहीं अभी तक पूरी की? सर ये दिस मैटर pertains to again a TTS faculty who was living in the campus residence. The issue was कि BPS के लिए सर हमारे डिडक्शन और सारे रूल्स डिफाइन है, for TTS there was no such definition. The issue was not about deduction, the issue was at what rate we should deduct from his salary. तो वो सर HEC से हमने क्लैरिफिकेशन उस पर भी ले ली है और उन्होंने हमें भेज दी है कि आप इसको इक्विवेलेंट BPS स्केल के मुताबिक इनसे रिकवरी इनिशिएट करें। वो कितनी बनेगी? वो सर हमने स्टार्ट कर दिया, वी हैव डन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड देन वी विल कंप्लीटली रिकवर। 5% ही है। तो फिर क्या फेट होगा? 1,50,000 सर वो बनती है एज पर BPS सर। रिकवरी हो जाएगी तो ये रेगुलराइज हो जाएगा। तो इसके ऊपर अब हम रेगुलराइज के लिए कहेंगे या क्या? रिकवरी सर इसमें रिकवरी की रिक्वेस्ट ये है कि एज पर BPS, क्योंकि वो सिंडिकेट ने भी वो HEC ठीक है, वी एग्री टू दैट, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू रिकवरी पैरा सर एज पर BPS। राइट, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट पैरा नंबर 7.4.21 है, पेज नंबर 119 है। पैरा रिलेट्स टू नॉन रिकवरी ऑफ अमाउंट फ्रॉम एब्सकॉन्डर PhD स्कॉलर। सर पीएसी में सर इसके ऊपर बड़ी सर डिटेल से हमें याद है, बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी, हमने लिखा था। और सर इसमें भी सर अभी तक वो रिकवरी नहीं हो सकी और प्री पीएससी में भी इसी को यही रिकवरी के लिए कहा गया है कि एक्सपेडाइट की जाए इसको। सर ये पंजाब रेवेन्यू एक्ट नहीं लगाया था आपने? सर ये पेज 94 पे सर स्टेटस है, देयर वर 9 केसेस सर, 2 से हमने सर रिकवरी कर ली है, कंप्लीट रिकवरी इंक्लूडिंग ऑल द कास्ट एज वेल एज पेनल्टीज। बाकी जो सर 7 केसेस हैं वो मुख्तलिफ कोर्ट्स में हैं, उसमें 2 सिविल कोर्ट्स में थी जो हमने लास्ट वीक विन किए हैं, बट दे हैव अगेन गॉन इनटू द हायर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और 3 केसेस सर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में हैं अंडर रिव्यू। आप पंजाब रेवेन्यू एक्ट नहीं लगाया किसी के ऊपर भी? जी सर, पंजाब रेवेन्यू एक्ट नहीं लगाया आपने किसी? सर ये चूंकि कोर्ट के मैटर्स हैं और वो कोर्ट में हैं, तो इसलिए जब वो कोर्ट से रिलीज होंगे तो फिर हम उनसे अंडर द रेवेन्यू एक्ट रिकवरी करेंगे सर। अगर वो किसी और केस में कोर्ट में गए हुए हैं या इसी केस में सर अगेंस्ट योर पंजाब रेवेन्यू एक्ट के खिलाफ गए हुए हैं वो? इसमें सर जो हमारे सिंडिकेट का फैसला है कि इनसे रिकवरी करनी है, उसी फैसले को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। ओके जी सर, तो इसको सर हम लीगल टीम हमारी परसू कर रही है, मैं खुद भी उसको देखता हूँ सर। वी मेकिंग श्योर इसको जरा एक्सपेडाइट कराएं और राइट अच्छे तरीके से इसको हल करें। राइट सर। सर नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 119, पैरा नंबर 7.4.65 है। पैरा रिलेट्स टू रिकवरी ड्यू टू लेस कलेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ रेंट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर शॉप्स कैंटीन्स। इसके ऊपर सर हमने कहा था कोविड पीरियड निकाल दें, आपने कहा था जी उसके ऊपर होगा। कोविड का पीरियड निकाल के क्या बना?
सर उसके बाद कोई रिकंसाइल करके सर हमें कोई स्टेटस अपडेट नहीं किया कि क्या स्टेटस है, कितना कोविड का पीरियड है और कितना नहीं है सर ये टोटल पीरियड सर जो था वो जनवरी 2020 से जुलाई सितंबर 2021 तक ये पीरियड सर टोटल डिक्लेयर हुआ था एज कोविड। इसमें सर जो हमारी ऑडिट के साथ डिस्कशन हुई है, हमने उनको रिकॉर्ड दिखाया है, तो ये 20 मंथ्स में 17 मंथ्स पे दे एग्री, 3 मंथ्स पे दे स्टिल थिंक दैट द रिकवरी शैल बी मेड। अब इस पे सर सिंडिकेट ऑलरेडी एक डिसीजन ले चुकी है और वो ये 20 मंथ्स का उनको वेवर दे चुकी है बिकॉज दैट वाज अंडर द कोविड एट दैट टाइम। इनिशियल जो अर्ली सर वो इंडिकेशंस आ गई थी कोविड की, जनवरी से ही वी स्टार्टेड हैविंग इंडिकेशन, और इस वजह से वो द शॉप ओनर हैड सबमिटेड ए रिक्वेस्ट टू द सिंडिकेट फॉर सिंपैथी कि जी वो हमारे रेवेन्यू मुतासर हुए थे तो हमें उसमें वेवर। सिंडिकेट ने क्या फैसला किया? सिंडिकेट ने सर 20 मंथ्स कंप्लीट दिए उनको, जिसमें अब 17 मंथ्स ऑडिट एग्री टू इट, 3 months they still think that we should do the recovery. So sir your decision if you। जी जॉय साहब की करिए। सर इसमें सिर्फ 3 महीने का सर जो हमें रिकॉर्ड दिखाया गया है वो सिंडिकेट ने जो इनको वेव ऑफ किया है जनवरी से मार्च 2020 तक का किया सर, in addition to 17 months। तो ये वो सर contentious आपने सर यही रिकंसिलिएशन करवानी थी ऑडिट से उस पीरियड की। अभी उसी बंदे के पास है? नहीं सर अब तो नहीं है, अब तो शॉप हर साल वो होती है, उसके बाद एडवर्टीजमेंट होती है उसकी, वो जो भी। बट आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट द सिंडिकेट्स डिसीजन। उन्होंने भी बड़ा डिलिबरेट किया होगा इसके ऊपर, सोचा होगा, बात की होगी, कोविड पीरियड है, तो लेट्स सेटल इट। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है सर। कितने को पैसे मिल जाने थे आप? हाँ वो चला भी गया है देखें जी। सर नेक्स्ट पैरा पेज नंबर 120, पैरा नंबर 7.4.76। ये सर पैरा रिलेट करता है नॉन कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स ऑन ऑक्शन ऑफ कैंटीन, फ्रूट शॉप एंड फोटोस्टेट शॉप सर। और इसमें सर अभी तक सर जो है एज पर एक सेक्शन 155 की क्लैरिफिकेशन पे मामला पेंडिंग है, और पीएससी ने सर इसको कंडीशनली सेटल किया था सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स कंटेंशन। डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि सेक्शन 155 ऑफ इनकम ऑर्डिनेंस में नो एडवांस टैक्स वाज एप्लीकेबल और ग्रॉस अमाउंट जो एक्सीड करती है 3 लाख से, जबकि सर हमारे ख्याल में ऐसा नहीं है, इस पे एडवांस टैक्स लगना था, उसकी रिकवरी होनी थी। तो पीएससी ने पीएससी ने इसको कहा है कि एफबीआर से आप क्लैरिफिकेशन ले लें। सर ये इफ़ यू कैन रिकॉल लास्ट टाइम सर इस पे काफ़ी डिबेट हुई थी। आवर पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट कि इसमें सर जो ऑडिट ने सेक्शन 236A लगाई है वो बेसिकली सेल, ऑक्शन बाय सेल की क्लॉज है। हम सर अपनी शॉप्स को सेल नहीं करते, हम उनको रेंट पे देते हैं। सो द रेलेवेंट क्लॉज वुड बी 155 एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सो ये सर लास्ट टाइम ये पॉइंट ऑफ व्यू सर एक्सेप्ट भी हुआ था और इसीलिए सर पीएससी ने इसको सेटल भी कर दिया था। जी फाइनेंस कौन सा लगेगा? सर ये सेल फॉर रेंट है ना, ये रेंट फॉर सेल जिसे कहना चाहिए वो है, सिर्फ रेंट नहीं है, आगे वो सेल करता है चीज़ें, वो तो 155 तो नहीं फिर एप्लीकेबल। 155 जी 155 नहीं, रेंट आगे सेल करता है। हाँ रेंट आगे सेल करता है, बट वो कह रहे हैं कि इसमें जो सेक्शन 155 है वो डील करता है रेंटिंग को और सेल के लिए कोई और चीज़ डील करता है। जो ऑडिट ने सेल भी तो सेल के लिए यूज करेगा ना। जो ऑडिट ने सेक्शन लगाया है वो सेल का लगाया है, वो सेल का लगाया कि शॉप का लगाया ना उसने। ये शॉप का रेंट है, कोई रेजिडेंशियल रेंट नहीं है। और इन्हें ठीक लगाया? ठीक लगाया, इसलिए तो पीएससी ने कहा है कि एफबीआर से एडवाइस लेने। एफबीआर ने क्या बोला है? वो बोले सर ये अभी हमें लास्ट टाइम डायरेक्शन मिली है, सो वी आर गोइंग टू एफबीआर नाउ। मेरी सर रिक्वेस्ट ये है कि सर ये जो सेक्शन 236A है, ये सर जब आप कोई चीज़ सेल करते हैं उसके लिए जो ऑक्शन किया जाता है उसके ऊपर एडवांस टैक्स है, और दूसरा जो है वो जब आप कोई चीज़ रेंट पे देते हैं उसके लिए जो ऑक्शन करते हैं उसके ऊपर वो एडवांस टैक्स। बात तो समझ आ रही है, लेकिन बात तो ठीक है, लेकिन आप क्लैरिफिकेशन का वेट कर लें। सर ये हम सर ऑडिट बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो सेक्शन है ना, जब जहाँ पे सेल की जाती हैं चीज़ें ऑक्शन उसके लिए, उस पे वही सेक्शन लगना है। ये रेजिडेंशियल का सर कोई बात कर रहे हैं शायद सर, तो ऐसा नहीं है। तो इसी पे सर बड़ी डिटेल से बहस हो चुकी है। आपने कमर्शियल ही इस पे जी सर देखा एक्टिविटी पे। लेट द एफबीआर सर हम एफबीआर से क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सर। हाँ ले लिया। राइट सर, राइट सर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पैरा नंबर 7.4.726 और पैरा रिलेट्स टू नॉन कलेक्शन ऑफ एडवांस टैक्स फ्रॉम बैंक्स। और इसके ऊपर सर
इसके ऊपर सर प्री पीएसी ने इसको रिकमेंड किया फॉर सेटलमेंट। जी सर। नेक्स्ट। थैंक यू सर। नेक्स्ट पैरा सर पेज नंबर 121 ऑफ द ब्रीफ, पैरा नंबर है 7.4.12.1. This para relates to unauthorized reversal from tenure track system to BPS appointment. और इस पे सर क्लैरिफिकेशन सिमिलर सर आई थिंक वो नेचर है जो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से थी, और इस पे भी सिंडिकेट से अप्रूवल का हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको रिकमेंड किया है। सर इस पे कुछ हमारे जो अपॉइंटी थे दे हैड स्पेंड सम टाइम ऑन द TTS but then they were reverted back to BPS. The issue was regarding the counting of their service which they have served during the TTS. Will that be counted towards BPS or not? तो उस पे सर HEC की क्लैरिफिकेशन आ गई है which the syndicate ने उसको endorse भी कर दिया है कि उसमें clearly लिखा है कि TTS service cannot be counted towards BPS. तो इनकी जो सर्विस TTS पे है उसके अगेंस्ट इनको पेंशन बेनिफिट्स और वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी, ये सिंडिकेट ने सर फैसला कर दिया है। इस पे ऑलरेडी जो लोग सुपर इनोवेशन में रिटायर हो गए थे उनका वो वाला पीरियड अभी भी विदहेल्ड है। तो वो हमने लास्ट टाइम विदहेल्ड किया था, हमने कहा था कि जब तक HEC क्लैरिफिकेशन नहीं आएगी एंड PEC के डायरेक्टिव्स नहीं होंगे सो दैट पीरियड विल बी विदहेल्ड। इम्प्लीमेंट ऑन दोस डायरेक्शंस। राइट सर। ठीक है, तो अब हम सर वो पीरियड अब डिडक्ट कर देंगे, दे विल नॉट रिसीव पेंशन फॉर दैट बेनिफिट। यस रिकवरी होगी सर, वो वेरीफाई भी हमें रिकवरी होती रहेगी, वो रेगुलराइज होगा या ये नहीं सर, ये 100% जब रिकवरी होगी तो खुद ही सेटल कर सर। रिकवरी इसलिए नहीं है कि वो पीरियड विदहेल्ड आई नो विदहेल्ड हो गया। ठीक है। यस सर। पैरा लेट टू रेगुलर। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट पैरा नंबर 7.4.12.2 है, और पैरा रिलेट्स टू इरेगुलर अपॉइंटमेंट मेड ऑन BPS आफ्टर अडॉप्टिंग टेन्योर ट्रैक सिस्टम। और इसमें भी सर HEC से क्लैरिफिकेशन का कहा गया, वो क्लैरिफिकेशन आई थिंक इस पे भी आ गई, और सिंडिकेट में अपने क्या डिसीजन हुआ है सर उसका ऑडिट को नहीं पता सर। ये सर the audit para was regarding that why appointment on TTS are being made after a certain period. सर इस पे HEC क्लैरिफिकेशन आ गई है, उन्होंने कहा जी आपके स्टैट्यूट्स में आपकी स्टैट्यूटरी बॉडीज विल डिसाइड दिस। हमारे स्टैट्यूट्स में सर जो अप्रूव्ड हैं थ्रू HED लॉ डिपार्टमेंट एंड बाय द ऑनरेबल चांसलर, उसमें दोनों मोड ऑफ अपॉइंटमेंट दिए गए हैं कि BPS अपॉइंटमेंट भी आप कर सकते हैं एंड TTS भी कर सकते हैं। तो सर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि सर इसको पैरे को सर सेटल किया जाए इन द लाइट ऑफ द डिसीजन ऑफ सिंडिकेट बेस्ड ऑन द क्लैरिफिकेशन फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन, एंड वी कैन आल्सो शो यू सर द क्लॉज इन आवर ओन स्टैट्यूट्स अप्रूव्ड बाय द चांसलर। वाइस चांसलर हैज कम प्रिपेयर्ड सर। नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये स्टेटस वो हैं जो प्री PSC के बाद के हैं। अगर ये स्टेटस तो हम सर जब तक वेरीफाई नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप सेटल सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन पैरा सेटल है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। You came prepared. Thank you, sir. Thank you, sir. And thanks to you, sir, and also all the honourable members, sir, for your time, sir. मेरा एक सवाल है जी इनके डिपार्टमेंट से कि ये जो नई यूनिवर्सिटीज़ हम बहुत सारी बनाते जा रहे हैं, इनको ओवरलुक कौन करता है? HEC करती है कि डिपार्टमेंट करता है? सर इसके लिए तो बाकायदा मैंडेट हासिल है पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन को, ये उन्हीं की परव्यू में एम्बिट में आते हैं, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ वो प्राइवेट सेक्टर की हों या पब्लिक सेक्टर की, उनको ओवर आर्चिंग बॉडी उनकी पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन है। एंड डू यू इंश्योर के जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर वो सारी फैकल्टीज़ और जो भी उनको जो चार्टर देते हैं उसको हम इंश्योर करते हैं कि दे कंप्लाई टू ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी? जी सर उसका तमाम जो क्राइटेरिया ऑलरेडी डिफाइंड है उसके मुताबिक फिजिबिलिटी से लेकर फिज़िकल वेरिफिकेशन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की और फैकल्टी की, वो और हायर एजुकेशन कमीशन की कुछ गाइडलाइंस हैं वो भी उसको अंदर इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं, और फिर उसको वो बाद में भी उसको जो मॉनिटर करते रहते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है। ये पंजाब हायर एजुकेशन बहुत सारी ऑब्जर्वेशन मेरी ये है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो प्राइवेट सेक्टर में हैं उनका ना कोई कैंपस है ना वो बहुत सारी तो नहीं कह सकता, बट आई नो 2 universities that hardly have a campus and I don't know how do they operate. उन्होंने यहाँ से वो तो करा लिया है, अपना चार्टर तो ले लिया है,
और एक जो इंटरेस्टिंग आपको बात वैसे बताऊं कि देयर वाज अ यूनिवर्सिटी जिसका चार्टर आया और कमेटी के अंदर उन्होंने किसी का चार्टर बोरो करके ऊपर से नाम बदल दिया। वो जो उसका जो टेक्स्ट था उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ही लिखा हुआ था हर जगह पे। ऊपर हेडिंग उसकी और थी। जो इस किस्म की यूनिवर्सिटी होगी वो बनेगी क्या? सर अब ये जो मतलब जिस प्रोसेस से सर गुजर के ज़ाहिर है उस प्रोसेस से गुजर के यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट पास होते हैं सर। और इस तरह की सर अगर कोई चीज़ें हैं फिर वो सर वो चलती नहीं हैं, वो यूनिवर्सिटियाँ फिर बस कागज़ों में ही रह जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ती हैं यूनिवर्सिटीज़ की। उनको विजिलेंटली हमें जी सर उनका सर PHEC को मैं डायरेक्ट कर दूंगा जाते ही कि भाई आपकी डायरेक्शन कन्वे कर दूंगा कि फौरी तौर पे तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ का वो विज़िट कर लें और उनको कोई नोटिस दे दें। और एक और एकेडमिक सवाल है, ये जो हम यूनिवर्सिटीज़ हमारी जो मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस दैट वर अपग्रेडेड टू यूनिवर्सिटी स्टेटस, उनका नाम जो है वो हम देखते हैं कि लाइक गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी, टू ग्लेरिंग एग्जांपल, गवर्नमेंट कॉलेज का अपना एक बड़ा स्टेचर था एज अ कॉलेज। तो इज दिस प्रैक्टिस somewhere else also कि college university, I don't know it. सर थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सर ये आते ही यहाँ पे 6 महीने पहले ये हमने टेकअप किया सर। मैंने और सेक्रेटरी साहब हमारे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुतफिक्र थे, जैसे आप फिक्रमंद है कि लाहौर कॉलेज और ये सब का नाम बदल दिया, GC का नाम बदल दिया। सर वी टुक इट आप हमने जाके कैबिनेट से अप्रूव करा लिया सर, वो कल अप्रूव हो गया है। अब लाहौर कॉलेज वापस हो चुका, लाहौर कॉलेज GC वापस हो चुका, हो गई सर, यूनिवर्सिटी खत्म हो गई। इंपीरियल यूनिवर्सिटी रहेगी वो यूनिवर्सिटी कॉलेज जो है सर वो रहेगी यूनिवर्सिटी ही, लेकिन उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज होगा। नाम वही रहेगा। जिस तरह ये हो गया इंपीरियल कॉलेज लंदन है यूनिवर्सिटी, बट फिर भी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स सर कभी यूनिवर्सिटी नॉमेनक्लेचर, हाँ नॉमेनक्लेचर नहीं, वो चेंज कर दिया हमने वापस सर, कल हो गया सर अप्रूव। इट्स अ डिग्री अवॉर्डिंग कॉलेज। सर कल सेक्रेटरी साहब वी स्टार्ट 11 शार्प, ऑल मेंबर्स 11 बजे करेंगे क्योंकि फिर बाद में हमारी गवर्नर हाउस में एक वो है अवार्ड सेरेमनी है, प्रेसिडेंशियल अवार्ड सेरेमनी है, उसके लिए गवर्नर साहब ने बुलाया हुआ है। नहीं मुझे कोई अवार्ड नहीं मिल रहा। जी